हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रखर और आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। धीरे धीरे जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि हमारे बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इसी के साथ अब हमें ज़रूरत है अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करने की। तो आज से हम लोग यहाँ पर पहले एसएसटी के ज्योग्राफी को कंप्लीट करते रहेंगे, फिर साथ में हिस्ट्री सिविक्स जो भी है और हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहेगा उसे भी साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारा पहला टॉपिक है हम लोग देख सकते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और ये सीरीज है वन शॉट रिवीजन की। तो जल्दी से जल्दी छोटे से छोटे एस्पेक्ट में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीजें हैं हमारे पास। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, कि भाई रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट कैसे किस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट, मतलब कि जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, बट हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन उन चीजों को कैसे अपनी स्किल और नॉलेज के बेस पे उन्हें कैसे अपनी यूज के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि उन चीजों को हम अपने नॉलेज के बेसिस पे उसे मॉडिफाई करेंगे और उसके अपने लिए कैसे यूज कर पाएंगे। मतलब ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए या फिर हमारे एनवायरनमेंट को काफी बेटर करने के लिए हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, मतलब जो हमने अभी बात करी कि हमारी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। Then, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can term as a resource। जैसे कि हमने बात करी कि हमारी जो इकोनॉमिकली नीड होगी वो भी फुलफिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो हर एंगल से हमारी जो नीड्स होंगी उसे फुलफिल कर रहे होंगे। जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है, ह्यूमन बींग्स होते हैं मतलब कि हम हैं, टेक्नोलॉजी होगी और उसके बाद स्किल्स होंगी और हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट होगा उसे ही कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे और अपनी डेली नीड की चीज़ों को यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि हमने कार देखी अपने एनवायरनमेंट में। कार कैसे आ गई, तो कहीं ना कहीं आयरन होगा, कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल होंगे। उन्हें जब हम लोगों ने अपनी स्किल और अपने नॉलेज के बेस पे क्या किया, उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया, तो आज हम उन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। फिर कहीं कुर्सी मेज होती है, अब कुर्सी मेज हमें एनवायरनमेंट से एज इट इज तो ऐसे मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, अपनी स्किल्स को अपने नॉलेज को यूज करके अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उन चीज़ों को मॉडिफाई किया। तो हम उसी लकड़ी से दरवाजा भी बना सकते हैं और उसी लकड़ी से मेज भी बना सकते हैं। और भी जो भी चीज़ें हमारे लायक होंगी या फिर जिन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, हमारी नीड्स को बेसिकली फुलफिल करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, मतलब कि भाई रिसोर्सेज होते नहीं हैं, रिसोर्सेज बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, जब हम अपनी नॉलेज का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि जो भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में तमाम सारी जो चीजें होती हैं उनको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे अपने लिए यूज करते हैं, ये सारी बात उसी के लिए। तो एक महाशय थे जिनका नाम था क्या, जिमरमैन, एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश करी और उसी बिहाफ पे उन्होंने ये बताया, रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन नॉलेज एंड इनोवेशन नॉट जस्ट फाउंड इन नेचर। वही जो हम लोगों ने अभी बात करी है कि अपने नॉलेज के बेसिस पे हमने तमाम सारी इनोवेशन को किया और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम उन चीजों को आज यूज कर पा रहे हैं। सिंपल है। देन आगे मूव करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में हमारे एनवायरनमेंट पहले से ही अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को तो यूज करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान जी आएंगे और अब कहीं अलग से हमारे लिए रिसोर्सेज क्रिएट करके जाएंगे, नहीं। जो हमारे पास की चीजें हैं हम उन्हें ही रिसोर्स बनाते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करने लगते हैं। इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो नेचर होगा वो किस पे जाएगा, हमारी इनोवेशन के जरिए। और इंट्यूशन का मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं बेसिकली या फिर एज अ ह्यूमन हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में देखा जा रहा है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो भी नेचर होगा, सपोज कि हमने देखा कि झारखंड में कहीं ना कहीं मिनरल्स मिल रहे हैं, इट में भी कोल भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, बॉक्साइट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, वहां से उन्हें माइन करके लेके आएंगे और जहां हमें रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की, हम वहां पे उनके लिए पूरी प्रॉपर प्लेसेस बनाएंगे और कैसे हमें वहां पे इंडस्ट्री लगानी है, ये अपनी स्किल और डेवलपमेंट और नॉलेज के बेसिस पे हम उसे बना सकते हैं। देन रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है, वो किस बिहाफ पे होगी कि हमारे जो रिसोर्सेज होंगे, सपोज कि हमें यहां से 2 किलोमीटर दूर जाना है,
तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए रहेगा जो हमें ईजिली हमारे टाइम को भी यूटिलाइज करे और हमारी जो फिजिकल कह सकते हैं मेहनत है उसे भी बचाए। तो हमने क्या किया, अपने बिहाफ पे गाड़ियां बना ली। वो कार भी हो सकती है, वो ई रिक्शाज भी हो सकते हैं, वो साइकिल भी हो सकती है। तो हमने अपनी नीड्स के हिसाब से चीज़ों को बनाया ना। दैट मीन्स कि हम उन चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड्स होंगी उसी हिसाब से हम उसे फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो एक एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के लिए। बट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी रिसोर्सेस के, मतलब कभी कभी हम इतने ग्रीडी हो जाएंगे कुछ चीज़ों को लेके कि उन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। मतलब कि उन रिसोर्सेस को इतना ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं ख़त्म से होने लगेंगे। सपोज कि आज के टाइम में हम फॉसिल फ्यूल का कितना यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया हमारा, कह सकते हो कि ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। अब इसको हम लिमिट से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये लिमिटेड अमाउंट में है, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म होने लगेंगे। अब अभी जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, ये सारे अभी रिसोर्सेज को हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये डायग्राम क्या कह रहा है, रिसोर्सेज एज अ फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटी। कि भाई हमारे पास तमाम सारी चीजें होंगी जिसमें कि नेचर होगा, फिर ह्यूमन बींग्स आते हैं, फिर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं और इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे माउंटेन्स, कि भाई माउंटेन्स हैं हमारे लिए किस हिसाब से ये रिसोर्सेज हैं। सपोज कि सीनिक ब्यूटीज के लिए हो सकते हैं, और बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो क्या करते हैं हमारे साथ, कहीं ना कहीं वो हमें एक फिजिकल बैरियर के तरीके काम करते हैं। अब जैसे कि हमारा हिमालयाज है, जो हमारी मानसून विंड जनरेट होती हैं इंडियन ओशन से, उन्हें वो रोकने का काम करता है। और जब वो रोकता है तो उसके बिहाफ पे क्या होता है, हमारे नदर्न प्लेन्स जो हैं वहां पे रेनफॉल होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिसोर्स, अगर वो माउंटेन नहीं होता तो वो क्या, जो विंड्स है मानसून विंड, वो कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू और ऊपर तक चली जाती। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो माउंटेन्स है वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इसेंशियल्स है। फिर रिवर्स है, रिवर्स भी हमारे लिए एज अ रिसोर्स ही है कि बहुत जगह हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वगैरह लगाते हैं, डैम्स वगैरह हो गए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हमें वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जो CO2 गैसेज हैं ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ही एब्जॉर्ब करते हैं। और मेन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उन्हें होल्ड करने का काम करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहती है और लीचिंग वगैरह प्रॉब्लम जैसी नहीं आ पाती, जैसे कि सॉइल लूज नहीं हो पाती। देन सन एंड विंड, कहीं ना कहीं ये भी हमारे रिन्यूएबल है, कहीं ना जो सन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक हम ह्यूमंस हैं। और विंड भी हो गई, तो विंड भी क्या करती है, हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी हेल्प करती है। देन मिनरल्स, तो मिनरल्स जो होंगे किसी भी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसी तरीके क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग फार्मर होंगे वो भी काइंड ऑफ अ रिसोर्सेज है। फिर इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, नॉलेज है, और उनके पास स्किल एंड लेबर, जो भी जैसे लेबर्स होते हैं उनके पास स्किल वगैरह होती। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ह्यूमन भी एज अ रिसोर्स काम करता है। आपने क्लास 8th में जरूर पढ़ा होगा ह्यूमन एज अ रिसोर्स। दैट मीन्स कि अगर हम जो ह्यूमंस हैं वो कहीं ना कहीं हम कैपेबल हैं अपनी चीज़ों को मैनेज करने में, उन चीज़ों को मॉडिफाई करने में, और कहीं ना कहीं अपने नॉलेज और स्किल बेस पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इनोवेट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं फिजिकली भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं आगे काम मिलेंगी। फिर टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, जो नॉलेज है वो उसी के बस पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। कि जो पर्सन जितना ज्यादा एडवांस होगा, जितना स्किलफुल होगा, तो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करेगा। तो मशीन बनाएंगे, फैक्ट्रीज होंगी, डैम्स बनाएंगे जैसे अभी हमने देखा, फिर सोलर पैनल्स होंगे और विंड मिल्स होंगी, और ये काम करेंगी हमारे लिए एक नए रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए। तो सिंपल ये डायग्राम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा है। अब बात आती है इंस्टीट्यूशन की। अब इंस्टीट्यूशन इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हम कंट्रोल करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने 4 इनको दे दिया 4 उनको दे दिया, नहीं। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, जो स्किल्ड, ये जो सारी चीजें हैं, स्कूल हो गए, बैंक हो गए। अब बैंक का काम है फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज का काम है उन चीजों को कैसे मैनेज करेगी, और गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है कि किस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करने की जरूरत है और किस पर्टिकुलर एरिया में कम डेवलपमेंट की जरूरत है। मतलब वो ऑलरेडी डेवलप है या फिर किसी दूसरी तरीके उनको डेवलपमेंट की जरूरत पड़ रही है। सिंपल इज दैट। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट होती है, अब जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे झारखंड में क्या होता है, हमें कई सारे
कोल माइंस मिलेगी, आयरन ओर की भी माइंस मिलती हैं, बट वहाँ पे डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम दिल्ली वगैरह में देखेंगे, गुड़गांव वगैरह में देखेंगे, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। तो ये सारी चीज़ें आ कहाँ करेंगी? अब वहाँ तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो रिसोर्सेज नहीं है। अब जैसे हम मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल पा रही? नहीं, वो सारी चीज़ें कहीं दूसरी जगह से आ रही। दैट मीन्स कि रिसोर्सेज जो है हम कहीं और से ला रहे हैं और डेवलपमेंट हम कहीं दूसरी जगह पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पे डेवलपमेंट करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं दूसरी चीज़ों पे। अब बात आती है जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे क्लासिफिकेशन उनका कैसे किया जाता है। दैट मीन्स कि एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के बेसिस पे उनको कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि उन्हें कैसे वो खत्म कैसे हो पाएंगे या फिर जल्दी रिन्यू कैसे हो पाएंगे। ठीक है, फिर एक बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भाई उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल ज्यादा है या फिर कौन उस पर बेसिकली कह सकते हो कि अपने अंडर में उन चीजों को मैनेज कर रहा है। तो सबसे पहले बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। तो सबने पढ़ा है बायोटिक क्या होते हैं, अबायोटिक क्या होते हैं। अबायोटिक वो चीजें हैं जो नॉन लिविंग है, और बायोटिक का क्या मतलब है, वो चीजें हैं जो कि लिविंग हैं। अब बायोटिक में कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिश हो गया, ह्यूमंस हो गया, मतलब कि ये बेसिकली लिविंग थिंग्स हैं। अब नॉन लिविंग में कौन कौन सा आएगा, अब जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, मिनरल है। अब ये क्या है, बेसिकली नॉन लिविंग, बट ऐसा नहीं कि ये रिसोर्सेज नहीं है। तो दोनों का जो बायोटिक रिसोर्सेज होंगे और अबायोटिक रिसोर्सेज होंगे, दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर मैनर में। ठीक, अब बात आती है भाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की। कुछ होंगे जो जल्दी रिन्यू हो जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में, और कुछ होंगे वो काफी देर से रिन्यू होते हैं। चलो भाई देख लेते हैं कौन से होते हैं। रिन्यूड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम, कि भाई जैसे सोलर एनर्जी है वो क्या करेगी, वो तो भाई सूरज का तो रोज काम है निकलना। बेसिकली सूरज तो क्या ही निकलेगा, अर्थ ही हमारे निकल के घूम के जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, या फिर कह सकते हो कि टाइडल एनर्जी, तो ये तो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली है ही, बट हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से उन चीज़ों को, मतलब बेसिकली हम बना सकते हैं कि कभी हमें डैम बनाना है या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या फिर कुछ भी और भी तमाम सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है भाई जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाते हैं, दैट मीन्स कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया और मिनरल्स हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को लगातार लगातार निकालते चले जा रहे हैं, बट एक टाइम पे क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे। जैसे आज ही हम लोग कभी ना कभी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो पहले तो देखिए एक सजेशन ये है कि न्यूज़ ज़रूर देखा करिए, कहीं ना कहीं जो भी आसपास चीज़ें हो रही होंगी उस पर आपको पता होना चाहिए। अब सपोज कि हमने ये देखा कि यूएसए जो है अभी वेनेजुएला पे अटैक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि उसको वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है उस पर कंट्रोल चाहिए। फिर न्यूज़ ये आ रही है कि हमारा जो ग्रीनलैंड है वो भी भाई साहब यूएसए चाहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स हैं। अब एक टाइम पे ये होगा ना कि जो हमारे जो जैसे बेसिक मिनरल्स है, जैसे हम लोग कहते थे क्रूड ऑयल हो गया या कोल हो गया, वो तो लिमिटेड अमाउंट में है ना। दैट मीन्स कि ये कभी ना कभी खत्म होने ही होने, भले 100 साल ले लो या 200 साल ले लो या 300 साल ले लो, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि इतनी देर से खत्म होंगी। आई थिंक ये 50 ईयर्स या मोस्ट प्रोबेबली 100 ईयर्स में खत्म होने वाले। बट अब हम क्या कर रहे हैं, तमाम दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो मिनरल्स हैं कहीं ना कहीं सारी लड़ाई उन्हीं की होती है, और हमें अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम लॉन्ग टाइम के लिए खुद को सर्वाइव कर सकें। ठीक है, आई होप कि कुछ चीज़ें और समझ में आ रही होंगी। तो इंडिविजुअली जैसे ओनरशिप की बात करी हमने कि इंडिविजुअली क्या यूज़ करता है और कम्युनिटी कौन सा रिसोर्स यूज़ करती है और नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक, अब जैसे इंडिविजुअली की बात करें तो भाई वो किसी पर्सन पे भी हो सकता है और फैमिली पे भी हो सकता है। जैसे कि प्राइवेट लैंड हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर हाउस हो गया, तो वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। जैसे हमने भी अभी बात किया ना कि रिसोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है कि जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा हो, हमारी चीज़ों को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो, दैट मीन्स कि वो रिसोर्सेज होगा। अब जैसे ये पेन है, अब इस पेन से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख पा रहा हूं, आपको बता पा रहा हूं, तो ये भी काइंड ऑफ अ रिसोर्स ही है ना, कि हम इन चीजों के थ्रू आपको वो चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हर चीज कुछ भी हो हमारे आसपास वो कहीं ना कहीं रिसोर्स होता ही होता है। ठीक, फिर यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी, दैट मीन्स कि वो
कम्युनिटी का रिसोर्स हो गया, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होगा या फिर कम्युनिटी कह सकते हो, वो भी उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर जो लोग होंगे उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि विलेज हो गया, पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। अब जैसे पब्लिक पार्क है तो वो भी काइंड ऑफ अ रिसोर्स है, क्योंकि कई सारे पर्टिकुलर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो भी रिसोर्सेज होगा। अब कुछ होंगे नेशनल और इंटरनेशनल, अब जैसे कि मिनरल्स हो गए और एयर रूट्स हो गए, तो ये भी रिसोर्सेज हैं कि जो मिनरल्स होंगे वो पर्टिकुलर हो सकता है किसी स्टेट के लोग यूज़ कर रहे होंगे या किसी कंट्री का ही पूरा कंट्रोल होगा उन मिनरल्स पे। जैसे एयर रूट्स है, वाटर रूट्स है, तो ये तो पूरा ग्लोबली फैले हुए हैं ना, तो ये तो पूरी इंटरनेशनल रिसोर्स कह सकते हैं। तो अब आगे बढ़ लेंगे और एक चीज और देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है कि भाई पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, मतलब कोई ऐसे रिसोर्सेज होंगे कि उनमें पोटेंशियल है बट अभी वो आज हो सकता है उतने अच्छे से रिसोर्स हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो और अच्छे से हम उन्हें यूज कर पाएंगे या फिर बेसिकली मॉडिफाई करके उन्हें देख सकते हैं। अवेलेबल, एक सेकेंड, अवेलेबल बट नॉट येट यूज। अब जैसे कि सोलर एनर्जी जो है बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि सोलर एनर्जी क्या होती है, मतलब कि हर जगह अवेलेबल है, बट हम क्या कर रहे हैं अभी उस हिसाब से उन चीज़ों को इतना मॉडिफाई नहीं कर पाए कि सब लोग उसे यूज़ कर सके। अब जैसे सोलर पैनल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, तो उनको बेसिकली बताते हैं कि बनाने में टाइम लगता है, उनमें अलग अलग की मिनरल्स चाहिए, इस वजह से उसमें क्या होता है वो कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल तो है बट अभी क्या है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जैसे हमारा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने देखा ही होगा, अब वो क्या है इतने सालों से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब उसमें तो ऐसा तो होता नहीं कोई डैम से वहां पे बिजली दे गई हो, उसमें क्या होता है वो बेसिकली सोलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसी के बिहाफ पे वो वहां पे चलता रहता है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज की अगर बात करें तो सर्वेड एंड करंटली इन यूज, मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं डेवलप्ड हैं बट अभी क्या है उन पर सर्वे चल रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उन्हें भी आगे यूज कर पाएंगे। जैसे वर्किंग माइंस हो गए, इरिगेटेड लैंड हो गए, इन सब चीजें जो क्या होंगी ये भी कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड रिसोर्सेज के तौर पे हम देख सकते हैं। फिर बेसिकली बात आती है स्टॉक पे, एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे अच्छे से अभी यूज कर पाए। मे बी आगे आने वाले सालों में यूज कर पाएंगे बट अभी तो शायद पॉसिबल नहीं है। जिसमें कि हाइड्रोजन एनर्जी हो गया फ्रॉम दी वाटर, की जैसे वाटर हमें पता है H2O से बनता है और तो उससे भी कहीं ना कहीं हम हाइड्रोजन के जो जैसे कि होते नहीं कह सकते हो कि आप एटम कह लो, तो उसी भी यहाँ पे उन्हें कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसकी बात हो रही है। फिर रिजर्व्स की बात होती है, जैसे कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। अब जैसे कुछ रिसोर्सेज वगैरह हैं तो रिजर्व में भी है बट उन्हें आगे यूज किया जाएगा। एग्जांपल वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए कैसे यूजफुल होने वाला है इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक, अब जैसे एक ये दिया हुआ है जैसे सिस्टम हो गया, उसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, बजट वगैरह किया जाएगा, प्लानिंग करी जाएगी, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाएंगे, टीम होती बेसिकली बनाए जाने के लिए, ये जैसे रिसोर्सेज हैं इसी में मैनेजमेंट होगा, फिर कंट्रोल किया जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा और प्लान किया जाएगा कि पर्टिकुलर किस एरिया में हमें प्लानिंग करनी है और किस एरिया में अभी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेंगे और देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो भाई अभी तक हमने क्या देखा कि रिसोर्सेज के बारे में समझ लिया, अब थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच है किसी भी एग्जाम में अच्छे से आंसर राइट करने के लिए कि हम उसमें फ्लो चार्ट बनाना सीखें। अब जैसे हिस्ट्री सिविक्स है उसमें तो मोस्ट प्रोबेबली हम फ्लो चार्ट नहीं बना पाएंगे बट कोशिश जरूर करना कि अपने एंगल से किस हिसाब से उन चीज़ों को कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल है रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अगर इसको ही खाली एक्सप्लेन करोगे तो भी कोई भी एग्जामिनर होगा अगर इनकेस नहीं भी आता है तो आपको 2 से 2.5 से नंबर आराम से दे देगा और इसी के बिहाफ पे आप उस अपने क्वेश्चन को या फिर जो आप आंसर लिखना चाहते हो उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कि सबसे पहले देख लिया कि भाई रिसोर्सेज क्या हैं, उसके बारे में पर्टिकुलर एक डिफिनीशन लिख दिया कि व्हाट आर द रिसोर्सेज। उसके बाद क्या करेंगे, नेचुरल होते हैं या फिर ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस बनाते हैं उसकी बात हो रही है। फिर नेचुरल में अभी जैसे हमने पीछे देखा कि रिन्यूएबल होते हैं कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल भाई जो लगातार रिन्यू हो सके, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया और कहीं ना कहीं सनलाइट वगैरह कह सकते हैं। फिर एक सेकंड होंगे बायोलॉजिकल, जो कहीं ना कहीं नेचुरल रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होगा, नेचर हो गया, वेजिटेशन, ये भी क्या होता है ट्रीज हैं कहीं ना कहीं रिन्यू होते रहते हैं जब तक हम उन्हें रिन्यू होने दें। ऐसा ना हो कि लगातार काटते चले जा रहे हैं और फिर डिमांड कर रहे हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। फिर जैसे कि वाइल्ड लाइफ की बात हो गई,
ठीक, अब बात आती है इसमें नॉन रिन्यूएबल में एक और चीज इंक्लूडेड होगी, कौन सी? एक होते हैं रिसाइकेबल और एक होते हैं नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल में क्या है कि कहीं ना कहीं मेटल जैसे हैं, फॉसिल फ्यूल आ गए, जो फॉसिल फ्यूल है वो कहीं ना कहीं मतलब रिसाइकिल तो नहीं होने वाले। जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई धड़ल्ले से गाड़ियां चला रहे हैं, खूब धुआं धुआं उड़ा रहे हैं, और एक टाइम पे क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर साइकिल से ही चलना सब लोग। फिर बात आती है किस पे? ह्यूमंस के बारे में अगर देखें तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे बात हो रही है कि मतलब जैसे कि जो भी हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे उन चीज़ों को मैनेज करेगा और डेवलपमेंट करेगा। ठीक, देन आगे बढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन नीड्स, या फिर कह लो ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। मतलब कि अगर जो ह्यूमंस हैं अपनी क्वालिटी ऑफ अ लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे जंगलों में क्या था, जब हम लोग इवॉल्व हो रहे थे ह्यूमन, तो उस टाइम पे क्या थे, कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे घूमते रहते थे। बट हमने क्या किया, उन पत्तों को एज अ कपड़े करना यूज कर दिया, तो वो भी काइंड ऑफ अ रिसोर्स हो गया। फिर पत्थरों से हम लोगों ने क्या किया, आग जलाना सीख लिया, तो वो पत्थर भी हमारे लिए रिसोर्स हो गए और वो आग भी हमारे लिए रिसोर्स हो गई। क्यों? क्योंकि भाई उससे हम खाना बनाते थे और दूसरे लोग चीजें उन चीजों को मतलब एब्जॉर्ब मतलब खाते पीते थे। तो दैट मीन्स कि कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में है वो कहीं ना कहीं रिसोर्स वो हो ही जाएगा, अगर हम चाहते हैं उसको रिसोर्स बनाना अपनी नॉलेज से और स्किल से। ठीक, क्वालिटी ऑफ अ लाइफ को इंप्रूव करेगा। वंस कंसीडर फ्री गिफ्ट ऑफ अ नेचर, मतलब ये सारी चीजें भाई हमारे इन्वायरमेंट में है ही हैं, बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को अच्छे से समझने की और अपनी बुद्धि लगा के उन चीजों को रिसोर्स बनाने की। फ्री गिफ्ट ऑफ अ नेचर, नेचर है, दे वर यूज्ड इन इनडिस्क्रिमिनेटली और लीडिंग टू द, क्यों? अब सपोज कि ये सारी चीजें तो हमारे इन्वायरमेंट में थी ही थी, हमने क्या किया, उनको अच्छे से यूज किया, बट उन चीजों को ओवर एक्सप्लॉइट करना, उनका ओवर यूज करना क्या कहलाएगा, रिसोर्स डिप्लेशन। मतलब कि भाई जब तक सब कुछ चीजें हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हम अगर ग्रीडी ना हो जाएं, उन चीजों को इतना ना यूज कर डालें कि भाई वो खत्म ही हो जाए। अब जैसे बहुत सारे कह सकते हैं ट्रीज ऐसे हैं जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मतलब पहले होते थे, बट हमने क्या किया, अपनी नीड्स को लकड़ी की वजह से, मतलब पहले तो क्या था भाई, बहुत सारे रीजन ऐसे होंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वुड्स की, बट जहाँ पे नहीं भी है, डेवलपमेंट के नाम पे हम नेचर को कहीं ना कहीं खत्म सा करते चले जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होने वाला है इन फ्यूचर। फिर बात होती है भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि क्रिएटिंग रिच एंड पुअर सेगमेंट इन सोसाइटी। अब क्या होगा, जैसे हमने अभी जैसे बात की, हम झारखंड से क्या करते हैं, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी का रीजन हो गया, तो यहाँ से हमने क्या किया, मिनरल्स निकाले। अब मिनरल्स निकालने के बाद हम डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में, सपोज कि दिल्ली हो गया, गुड़ग्राम हो गया, गाजियाबाद हो गया, फिर बेंगलोर हो गया, मतलब मेट्रो सिटीज वगैरह बना रहे हैं, बट उन पर्टिकुलर रीजन में हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो तो अनइक्वली हो गया, मतलब जहां से हम भाई चीजों को ले रहे हैं वहीं पर ही नहीं दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो रीजन तो क्या होंगे, कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रिच एंड पुअर के बारे में उन चीजों को गैप क्रिएट कर देगा। ठीक, देन बात आती है एनवायरमेंटल क्राइसिस की। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब चीजों को अंधाधुंध हम लोग यूज करेंगे तब क्या होगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस तो आनी ही आनी है। फिर ग्लोबल वार्मिंग भी आएगी, ओजोन डिप्लेशन भी होगा, पॉल्यूशन भी होगा और लैंड डिग्रेडेशन भी होगा। वही कहने का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, पेड़ों को लगातार काटते चले जाएंगे और बाद में फिर नारे लगाएंगे कि भाई एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो गलती किसकी है, हम ह्यूमंस की ही है। बट हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। अब भाई बात आती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं तो किसी भी एग्जाम में आया जरूर होगा। ही मीन्स कि डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। कि भाई तुम डेवलपमेंट करो, कोई तुमको मना नहीं कर रहा, लेकिन एनवायरमेंट को उतना नुकसान मत पहुंचाओ, और अगर नुकसान पहुंचा भी रहे हो तो कहीं जाके उन चीजों को अच्छे से लगा भी, जैसे पेड़ वेड़ काटे गए, कहीं पे मान लो 100 पेड़ काटने पड़ गए डेवलपमेंट के नाम पे, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो अर्थ पे ऐसा एरिया होगा, या फिर कोई ना कोई तो आपके स्टेट में, विलेज में या कंट्री में कोई तो ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे उन 100 पेड़ की जगह आप 200 पेड़ लगा सको। मतलब जो नुकसान आपका हो रहा है वो नहीं होने पाए, मतलब चीजें बैलेंस फॉर्म में होती रहे। अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, तो हम सब टाटा बाय बाय। ठीक,
तो फिर डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि भाई हम डेवलपमेंट के नाम पर इतना ना खुद को आज वो कर दें, इतना ना इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर दें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आपने बहुत सारी रील्स वगैरह वैसी देखी होंगी कि एआई के थ्रू अगर बनाई जाती हैं तो वो क्या करते हैं, बताते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, फिर पूरी एरिया में क्या है, धुआं ही धुआं हो रहा है, मतलब इतना विंड या कह लो एयर इतना पॉल्यूट हो गई है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने पीछे एक बैग लगा के घूम रहे हैं। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है उन चीज़ों को कि हमने क्या किया, जो आज हम चीज़ें बचा सकते थे एनवायरनमेंट के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन को देने के लिए, बट हमने क्या किया, उनके लिए सिर्फ और पॉल्यूटेड एयर ही उनको प्रोवाइड करी। दैट मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो यही है, यही सारी चीज़ें कहता है कि अपनी नीड्स को फुलफिल करो, बट फ्यूचर की जो नीड्स आने वाली हैं उनको एक्सप्लॉइट मत कर देना, ठीक, और यही होना भी चाहिए। चलो भाई आगे थोड़ा सा मूव कर लें और देख लें क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। देन बात आती है रियो डी जेनियर, जो कि थी अर्थ समिट, कब हुई थी, 1992 में। अब भाई इसमें क्या कहा गया था, और भाई देख लेते हैं, ठीक। अब ये हुआ था कब, 1992 में ब्राजील में। तो ब्राजील में जो थे 100 ऑफ अ स्टेट, मतलब कि 100 ऐसे स्टेट की मतलब बात हो रही है यहाँ पे, कंट्रीज की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम्ड टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई सोशो इकोनॉमिक तो डेवलपमेंट करनी ही करनी है वर्ल्ड में, और उसी के साथ क्या करना है, हमारा जो ग्लोबल एनवायरमेंट है उसे भी प्रोटेक्ट करना है, कि ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के नाम पे इतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर दें या फिर चीज़ों को ख़त्म करते चले जाएं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं वो ख़त्म सा होने लग जाए। और वो आज भी हो ही रहा है। आप लोग सुनते ही होंगे न्यूज़ में कि दिल्ली का जो AQI काफ़ी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये सारी किसकी वजह से हो रही हैं, हमारे ह्यूमंस की वजह से हो रही हैं, कि भाई फॉसिल फ्यूल्स को भी भयंकर तरीके से हम लोग बर्न कर रहे हैं, और उसके बाद कर क्या रहे हैं कि जो पेड़ हैं उनको लगा भी नहीं रहे हैं। तो जो पेड़ तो ऑब्वियस ही बात है ना, उनका काम ही था कि CO2 को एब्जॉर्ब करना, बट हम क्या कर रहे हैं, नेचर से वही चीज़ें खत्म कर दे रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी डेंजरस होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो लीडर्स थे उन्होंने क्या साइन किया उन चीज़ों को बचाने के लिए, कि डिक्लेरेशन ऑफ ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये चीज़ें थी बेसिकली, एक पूरा कह सकते हो कि ड्राफ्ट था, उस पर साइन किया गया बेसिकली क्या, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इंडोर्समेंट ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, की हमारा क्या करना है, एनवायरनमेंट के जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर प्रिंसिपल लाने हैं, और उन चीज़ों को क्या करना है, बचा के रखना है हमारे फ्यूचर के लिए। एडॉप्टेड एजेंडा 21 टू फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे देखें क्या है एजेंडा 21 क्या है। अब भाई इसकी बात कर लो कि 1992 में भाई ये आया था, ठीक है, और UNCED रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, यहाँ पे हुआ था। इसका एम्स क्या था ये देख लो भाई, एम्स है अचीव करने के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अभी हमने पढ़ा था ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि डेवलपमेंट भी करते जाना है, इन्वायरमेंट को बचाना भी है, और फ्यूचर नीड्स के लिए भी बचा के सारी चीज़ें रखनी। तो वही चीज़ है कि हमारा जो इन्वायरमेंट को डैमेज करना है उन चीज़ों को बचाना है, और पॉवर्टी डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन के थ्रू इन चीज़ों को क्या करना, हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारे जो फ्यूचर नीड्स हैं उनकी भी फुलफिलमेंट होती रहे। इम्फसाइज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग दी नेशन। अब इसका क्या मतलब है कि भाई जितने जो अभी हमने देखा ना एजेंडा 20 में क्या हुआ कि 100 स्टेट आए, तो सब लोग क्या करेंगे, साथ मिलकर वो चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी कंट्री से कहते कि भाई तुम्हारे पास 50 रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबको साथ आना जरूरी है। अगर सब साथ नहीं आएंगे, किसी एक के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी, तो वो भी चीज़ें गलत है। अब सपोज कि आप ही घर पे हो, 3 भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो, किसी के पास ज़्यादा काम हो, किसी के पास कम काम हो, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी। तो वही कहने का मतलब उसी तरह यहाँ पे भी समझ सकते हो। इनकरेज एवरी लोकल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर इट्स ओन लोकल एजेंडा, मतलब कि हर लोकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से एक एजेंडा बनाओ, एक बेसिकली कैसे नहीं प्लान बनाना है, और उसके हिसाब से उन चीज़ों को अचीव करने की ज़रूरत है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर गुड क्वालिटी ऑफ अ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, मतलब कि इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक, अगर ग्लोबल पीस चाहते हो तो, ठीक। नेसेसरी है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही सारी चीज़ें हैं। फिर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अ फ्यू पीपल एंड कंट्रीज थ्रेटन द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, कि अगर ओवर यूज हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमारा जो अर्थ है उस पर क्या होगा, एक कहीं ना कहीं बर्डन सा होने लगेगा। Therefore, resources planning is essential for the sustainable existence of the life, मतलब कि
हमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल लाइफ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर विदाउट प्लानिंग कोई चीज होगी तो वो पॉसिबल कभी भी नहीं होगी। अब जैसे आप एग्जाम ही देने जा रहे हो, अगर आप प्लानिंग के थ्रू पढ़ाई नहीं करोगे तो बेसिकली मार्क्स तो भले आ जाएंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे जितना आने चाहिए थे। ठीक है, सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट मीन्स की सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस हमें करनी ही पड़ेगी किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब भाई बात कर लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, तो प्लानिंग इंश्योर्स द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। दैट मीन्स कि हमें उन रिसोर्सेस को इस हिसाब से यूज करना है ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट में सेव भी रहें और मतलब ज्यादती ना करें। जिस हिसाब से अगर लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं तो इंडिया हैज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसोर्सेज। अब जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी कि हमारे यहाँ पे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब जो फिजियोग्राफी है वो भी डाइवर्स है और उसी के हिसाब से क्या है हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो भी डाइवर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब जो भी डाइवर्सिटी क्रिएट होती है बेसिकली क्यों होती है कि जो भी फिजियोग्राफी होगी वो ये डिसाइड करे कि वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे और उसी हिसाब से उनका कल्चर कैसा होगा और उसी हिसाब से वो हम वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होगा। अब सपोज कि कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स हैं या हिली रीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है उस रीजन में हम कभी भी उतना डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकते जितना कि हम एक प्लेन रीजन में कर सकते हैं। कि भाई हमें इंडस्ट्री लगानी है तो वो भी इजीली लग गई, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है वो भी बेटर तरीके से हो गया, रेल की पटरी बिछानी तो वो भी इजीली बिछ गई। अब अगर वही चीज़ें हमें माउंटेनियस एरिया में करनी पड़ेगी तब क्या होगा, तो हमें कहीं ना कहीं कठिनाई जरूर होती है। तो दैट मीन्स कि जो डाइवर्सिटी है वो ये डिसाइड जरूर करती है कि हमें किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डेवलपमेंट करना है और किस एरिया में नहीं करना है। ठीक, तो वही कहने का मतलब है सम रीजन आर रिसोर्स रिच। जैसे कि अभी हमने क्या बात की, झारखंड और उड़ीसा का बेस्ट एग्जांपल लिया, व्हाइल दी अदर फेसेस शॉर्टेज। अब जैसे कि जो मिनरल हमें उस पर्टिकुलर रीजन में मिल रहे हैं वो मिनरल हमें दूसरी रीजन में नहीं मिल सकते या फिर मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। तो वही कहने का मतलब है, बेस्ट एग्जांपल हमने देखा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में क्या था, रिच इन मिनरल एंड कोल, कि भाई वहां पे मिनरल्स में कोल भी है, आयरन भी है, तमाम सारे बॉक्साइट वगैरह भी कह सकते हो और भी कई सारी छोटी मोटी चीजें हैं, लाइमस्टोन वगैरह कह सकते हो, रेड सैंडस्टोन बोल सकते हो, कि जो कहीं ना कहीं मॉन्यूमेंट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं और तमाम सारी चीजों में वो यूज होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, रिच इन वाटर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या है कि वहां पे रिवर्स वगैरह जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी वहीं से ही आती है, तो दैट मीन्स कि वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहां काफी कम है। अब राजस्थान में क्या है कि भाई डिजर्टेड एरिया है, डिजर्टेड एरिया है दैट मीन्स कि विंड का जो ब्लो होगा वो भी तेज होगा और जो सोलर लाइट होगी वो भी ज्यादा होगी। बट तो हमने क्या किया कि वहां पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो सोलर प्लांट्स है वो लगाने की कोशिश करी जा रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, बट उतना अभी कारगर वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो दैट मीन्स कि विंड एनर्जी के लिए बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो विंड होगी उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल वहां पर नहीं है। तो सोलर एनर्जी बेस्ट है, विंड एनर्जी बेस्ट है और शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो मतलब कि इन दोनों में वो रिच है बट वाटर के हिसाब से वो शॉर्टेज है। अब लद्दाख की अगर हम बात करें तो कल्चरली रिच है बट लैक ऑफ वाटर, मिनरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेटरीज वगैरह होती है वो थोड़ा सा वहां पे लगाई जाती कि जो अगर हमें स्पेस एक्सप्लोर करना है तो उन चीजों में भी वो काफी हेल्प करता है। हेंस बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड एट नेशनल, स्टेट और रीजनल, लोकल लेवल। अभी वही हमने बात करी कि किस हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है, ये प्लान करना पड़ता है कि हमें किस पर्टिकुलर रीजन में प्लान करके वहां डेवलपमेंट करना है और किस पर्टिकुलर रीजन में नहीं करना है। तो ये कौन डिसाइड करता है, पहले तो हमारे फिजियोग्राफी डिसाइड करती है और उसी बिहाव पे हम क्या करेंगे आगे जाके डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक, देन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब भाई इंडिया के आस्पेक्ट में अभी तक पढ़ा था, अभी तो खैर पूरे वर्ल्ड के आस्पेक्ट में हम लोगों ने देख लिया, बट इंडिया के में रह रहे हैं तो इंडिया में आस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर पड़ता है और समझने में भी काफी बेटर पड़ता है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है कि अभी हमने बात करी कि हर जगह का जो पर्टिकुलर फिजियोग्राफी है वो ये नहीं अलाउ कर रहा है कि हमें वहां पे डेवलपमेंट करना है। ठीक, तो अगर उसी की हम बात कर लें तो ये हमें पता चल पाएगा कि कहाँ पे हम इन चीजों के बिहाफ पे चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेसिकली काफी। तो फिर इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन से स्टेप हैं भाई, आओ भाई देख लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज।
पहले तो भाई आइडेंटिफाई करो कि वहां पे रिसोर्सेस कैसे हैं। जब तक आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे, सर्वे ही नहीं करोगे, तो पता कैसे चल पाएगा। तो क्या करेंगे हम, सर्वे करेंगे, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट करने पड़ेंगे हमें। उसके बिहाफ पे ही तो भाई पता कर पाओगे कि हमें वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तुम्हारे पास रिसोर्स ही नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे। अगर हमें वहां पे इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री के लिए आप सपोज हमें इंडस्ट्री लगानी नॉर्थ इंडिया में, तो हम ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरी कंट्री से जाके मिनरल्स मंगाएंगे। हम तो पहले अपने ही यहाँ देखेंगे ना कि कहाँ पर है और कौन से एरिया बेटर है उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कौन कौन से उसके रिसोर्सेज इन्वायरमेंट के लिए, कौन कौन से मिनरल उसके लिए जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फिर डेवलपमेंट अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट रिसोर्सेज द डेवलपमेंट प्लान्स। कि भाई हमें क्या करना है कि टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह होगा उन रिसोर्सेज के लिए, ये भी जानने की जरूरत है। फिर इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कि भाई फिर उन प्लान्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि हमें पूरे नेशन का क्या मिल जाए, एक पर्टिकुलर गोल मिल जाए, पर्टिकुलर प्लान मिल जाए कि हमें नेशन को कैसे प्लानिंग के लिए एक डेवलपमेंट बेसिकली कह सकते हो कि डेवलपमेंट के लिए कैसे उसे आगे करना है। ठीक है, देन मूव करते हैं रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। कि भाई हमें अगर इंडिया में डेवलपमेंट करना है तो कैसे प्लान करेंगे, बेसिकली उसके बारे में कह रहे हैं। तो पहले क्या था, हम क्या करते थे, 5 ईयर प्लान आते थे। हर पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्टिकुलर प्लान्स लाती थी 5 साल के लिए, और हमें उन 5 सालों में उन टारगेट्स को पूरा करना होता था। अगर कुछ रह जाते थे तो उनको ऐड करके नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में शिफ्ट कर दिया जाता था। इंडिया हैज अ मेड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट टुवर्ड्स द रिसोर्स प्लानिंग सिंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्रॉक्स 51 से लेके 56 तक। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर रीजनल डेवलपमेंट। कि भाई अगर रिसोर्स अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर रीजन में तभी तो डेवलपमेंट होगा। विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ अ रिसोर्सेज वी कांट डू डेवलपमेंट इन एनी रीजन। ठीक, सिंपल समझ लो। हाउएवर रिसोर्सेज अलोन कैन नॉट इंश्योर डेवलपमेंट विदाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। कि अब भाई हमने ये देख लिया कि किसी पर्टिकुलर रीजन में आयरन था, अभी हमने जैसे बेस्ट एग्जांपल लिया था झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और कह सकते हो हाँ आसपास, इस आसपास के जो भी पश्चिम बंगाल वाला रीजन कह लो अगर। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे मिनरल तो है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की। जब टेक्नोलॉजी ही नहीं है एक्सट्रैक्ट करने की तो हम कैसे मिनरल को निकालेंगे। और हमने एक्सट्रैक्ट कर भी लिया तो हमें ये भी तो चाहिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रही है ना, कि उन चीज़ों को कहाँ लगाया जाए कहाँ ना लगाया जाए। ये तो सर्वेज वगैरह के थ्रू पता चल पाएगा ना कि हमें उन चीज़ों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस बिहाफ पे क्या करना पड़ता है, हमें पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ती है और उसी के बिहाफ पे हम आगे उन चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सम रीजन आर रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अभी जैसे हमने बात करी थी कि एक रीजन है हमारा, आपने कभी यूट्यूब पे देखना, एक धनबाद का रीजन है, वहाँ पे कोल माइन है और वो अप्रॉक्स 40 से 50 सालों से वो लगातार जल ही रही है। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी और वो इन्वायरमेंट में जाके वहाँ के लोगों के लिए कितना खतरनाक होगी। दैट मीन्स कि हमने क्या किया कि उन पर्टिकुलर रीजन से रिसोर्सेज को तो निकाला, लेकिन वहाँ पे क्या किया, कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल हजार्ड जैसी सिचुएशन ला के रख दी, जो कि उन लोगों के लिए, क्योंकि लोग तो वहाँ पे ही रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कितनी खतरनाक चीज़ें। तो मतलब कि कहने का ये है कि कुछ रीजन रिसोर्स रिच तो होंगे लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे, क्योंकि वही सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड करने का भी मतलब ये कह सकते हो कि उनके पास पैसा तो पहली चीज़ तो है नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर इन्वायरमेंट भी है, वो भी लोगों के रहने के लिए बेटर नहीं है। ठीक है, फिर इन कंट्रास्ट सम रीजन विद पुअर रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। कि भाई कहीं पे क्या है कि जैसे मुंबई वाला रीजन है, मुंबई का रीजन है, बेंगलोर, ये बेस्ट ऐसे मेट्रो सिटीज़ हैं कि जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कह सकते हो कि 0.1 या 2% रिसोर्सेज है, लेकिन वो इकोनॉमिकली कितना रिच है। अब जैसे कि मुंबई की हमने बात करी तो कितने अमीर अमीर सारे लोग वहीं पर रहते हैं, बेंगलोर में सारी बेस्ट बेस्ट गाड़ियाँ आप वहीं देखते हो। दैट मीन्स कि जो रिच पीपल है, मतलब कि इकोनॉमिकली कितने हाईटेक लोग हैं वहाँ पे। तो मतलब कि कहने का वही है कि कुछ एरियाज हमारे यहाँ ऐसे होंगे कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे बट मिनरल रिच है, बट कहीं पे क्या है, मिनरल्स बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद वो कितने एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्लानिंग डेवलपमेंट वगैरह के लिए कि हमारे इंडिया में वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है,
फिर रिसोर्सेज, कोलोनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री शोज दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेडर। अब जैसे हमें ये पता है कि हमें जो भारत है उसको क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो अब सोने की चिड़िया के बोलने की वजह से अब उन्होंने ये सोचा ना कि हमें जाके देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इतना मतलब हाइप बनी हुई है इंडिया को लेके। पहली चीज़ को कल्चरली एडवांस कितना था हम लोग, और उसके बाद इतना सारा कह सकते हो जैसे बोला जाता है सोने की हर चीज़ में कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा था, और उसके बाद जो मंदिर हैं वहाँ पे कितना हम लोग देख सकते कल्चरली कितना रिच है, और उसके बाद जो हमारे और भी कह सकते हो गोल्ड वगैरह कितनी तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उस बिहाफ पे अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो इन्वेडर्स थे, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो फिर बाद में ब्रिटिश आ गए, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं आते थे किस बिहाफ पे, बिजनेस करने के लिए। और यहीं फिर उसके बाद कहानी सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गुलाम बना के रखा। फिर 1947 के बाद 1600 में आए और कहीं ना कहीं 1947 के आसपास उन चीज़ों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्रीज हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्स एंड डोमिनेटेड कॉलोनीज। मतलब कि उन रिसोर्सेज को ही उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया और बाद में कहीं ना कहीं हम ही लोगों को उससे एक्सप्लॉइट किया गया। रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो इसी बिहाफ पे हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चीज़ें हों, और जो इंस्टीट्यूशनल होंगे चेंजेस वो कहीं ना कहीं किए जा सके। मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी, जो भी कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमें डेवलपमेंट करने की नीड ज़्यादा है। इंडिया एक्सपीरियंस दिस ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। की मतलब बहुत सारे कॉलोनीज के फेजेस हुए ना, कि पहले डच या फिर कह सकते हो डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद तमाम सारे लोग आते गए। तो उस बिहाफ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमने कई सारे फेजेस देखे हैं किसके, कॉलोनाइजेशन के। ठीक, बाद में सबसे ज़्यादा भाई ब्रिटिशर्स ही रहे, फिर पोर्टुगीज, मतलब पहले तो पोर्टुगीज वगैरह ही आए। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि कई सारे डिफरेंट फेजेस हमने इन चीज़ों में देख लिए। इन इंडिया डेवलपमेंट डिपेंड नॉट ओनली रिसोर्स अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो एन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। वही कहने का मतलब है जो अभी हमने पीछे बात करी तमाम सारी चीज़ों को, तो सेम चीज़ें वही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करे, नहीं, वो तमाम सारी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। वो हमारी स्किल पर भी यूज़ कर सकता है, नॉलेज पर भी यूज़ कर सकता है, और कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, कि लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसा है लोगों का, कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो हिस्टोरिकली कैसे चला आ रहा है। देन उसके बाद क्या होगी, जो गवर्नमेंट होती है वो इन चीज़ों को डिसाइड करती है। तो ये कहने का मतलब है हमारे रिसोर्सेज, कॉलोनाइजेशन और डेवलपमेंट में जो हमारा छोटा सा टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है। अभी तो भाई पढ़ ली सारी हमने कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, क्या क्या किया गया, क्या उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहा। अब बात आती है कि भाई उन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। तो रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन, कह सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी कह लो, चाहे डेवलपमेंट कह लो, बात सेम ही चीज़ है। फिर कहने का ये मतलब है कि रिसोर्सेज जो होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस बिहाफ पे एक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट करना है तो इसेंशियल तो हैंगे ही हैंगे। फिर उसके बाद इरेशनल यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। मतलब कि जितना चीज़ों को हम लोग यूज़ करते जाएंगे उतना कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर रिसोर्स कंजर्वेशन एट ऑल लेवल इज नेसेसरी। मतलब कि अगर इन चीज़ों को बचने की ज़रूरत है तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो चाहे वो टॉप लेवल हो, हमें हर लेवल पे प्लान करना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। दिस हैज़ बिन कंसर्न ऑफ अ थिंकर एंड लीडर्स इन द पास्ट। तो ये सारे इन चीज़ों के बारे में तमाम सारे थिंकर्स ऐसे हुए हैं, तमाम सारे पोएट हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और हमें उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। लोग इसी वजह से नहीं कि आज जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी वगैरह देखते हैं कि हम लोग पहाड़ की भी पूजा कर रहे हैं, नदी की भी पूजा कर रहे हैं, लैंड की भी पूजा कर रहे हैं, फसल हो रही उसकी भी पूजा कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम उन सबको इतना पावरफुल मानते थे, अपने एक अटायर में उसको इंक्लूड कर लेते थे, अपनी कल्चरल में इंक्लूड कर लेते थे, ताकि वो हमारे लिए रिसोर्स भी हैं और उसी के बिहाफ पे हम जो ह्यूमंस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है
उन चीज़ों को इसीलिए माना जाता था, इसीलिए उन्हें एकदम भगवान का दर्जा दे दिया जाता था, ताकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया। इसी तरह इन चीज़ों को मान्यताएं इतना दी जाती थी। ठीक है, फिर महात्मा गांधी थे, उन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ ये बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। मतलब कि भाई हमारे अर्थ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी नीड्स के लिए अच्छे खासे हैं, मतलब पर्याप्त कह लो, अबेंडेंट कह लो, या फिर मतलब वो कभी खत्म नहीं होने अगर हम लोग उसे एज अ रिसोर्स यूज करें, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब कि नीड्स के लिए हैं लेकिन ग्रीड के लिए नहीं, कि भाई अगर तुम्हारी इतनी सी खाने की नीड है तो तुम उसके लिए, तुम्हारे लिए ये चीज़ें एनवायरनमेंट में पड़ी हुई हैं तुम ले लो। लेकिन अगर तुम ग्रीडी बन जाओगे कि नहीं हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दैट मीन्स कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। वो एनवायरनमेंट अगर होगा भी तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो खत्म हो जाएगा और दूसरे लोगों के लिए वो हमेशा नुकसान ही करेगा। ही ब्लेम्ड ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर ग्लोबल रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब डिप्लीशन की कहने का मतलब ये था सिंपल सा, कि अगर ग्रीड होगी या फिर सेल्फिशनेस होगी या फिर एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ें आएंगी तो वो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स होंगी उन्हें डिप्लेशन हो, वो डिप्लेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, या फिर क्या सिंपल कह लो उनका विनाश हो जाएगा, जो भी कहना चाहो। फिर गांधी अपोज्ड मास प्रोडक्शन एंड सपोर्टेड प्रोडक्शन बाय द मास। मतलब कि जो मास प्रोडक्शन होता है उसे उन्होंने अपोज किया और सिंपल ये बोला कि प्रोडक्शन बाय दी मासेस, मतलब कि जो लोग होंगे उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जा सके। लेकिन मास प्रोडक्शन को उन्होंने क्या किया, हमेशा ही उन्होंने मना करने के लिए बोला था। ठीक है, फिर रिसोर्स कंजर्वेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अभी तो भाई ये था कि हमारे जो पोएट थिंकर वगैरह थे, फिलोसफिकल थे, उन्होंने ये इंडिया के आस्पेक्ट में बोला। अब बात आती है भाई ग्लोबल आस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो 1968 में क्या हुआ कि क्लब ऑफ रोम नाम की एक जगह थी। ठीक है, तो फर्स्ट एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन की बात यहां पर करी गई सिस्टमैटिकली। ऐसा नहीं कि हाँ हमने इतना रख लेंगे उतना रख लेंगे, नहीं, सिस्टमैटिकली उन रिसोर्सेज को कैसे करना है इसके बारे में बात करी गई। देन 1974 में क्या हुआ, शुमाकर थे, उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी के आइडिया थे उन्होंने अपनी एक बुक बनाई सबसे अच्छी, और उसमें उन्होंने क्या किया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, उस हिसाब से उन्होंने इन चीज़ों को बताने की कोशिश करी। देन ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई 1987 में और मेड अ मेजर ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि जो नॉर्वे की एक हेड थी, या फिर कह सकते हो उनके नाम पे इनका नाम रखा गया इस रिपोर्ट का, क्योंकि वो उस चीज़ को लीड कर रही थी। और उसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं ये जो मेजर ग्लोबल कह सकते हो कि एक पूरे ग्लोबल आस्पेक्ट में देखो, पूरी अर्थ पे देखो, तो फर्स्ट ऐसा चीज़ था कि उसमें इन सारी चीज़ों को मैनेज किया गया कि भाई, और इसे ही बोला जाता है कि एक बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उनको प्लान्ड वे में कैसे लेके जाया जा सके। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, और यहीं से ही कह लो या फिर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए इसे कह सकते हो। रिपोर्ट वॉज पब्लिश एज आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब कि जो हमारा फ्यूचर है वो हम सबका कॉमन है। अगर हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को अभी कहीं ख़त्म कर देंगे तो हमारे क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर होगा वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाएगा। सपोज कि अगर हमें नुकसान आज हो रहा है तो वो पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 लोगों के लिए नहीं हो रहा है, 5 लोग और बाकी लोगों के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मतलब आज के टाइम पे अगर देखें तो हर कंट्री में कहीं ना कहीं रिसोर्स को लेकर अगर बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भाई हो सकता है अच्छी कर दी जाए, बट कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही होगी जो खराब ही हो रही होंगी। तो ये एक पहला ऐसा एस्पेक्ट बनाया गया कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में सोचा गया और ये बोला गया कि भाई हमारा जो फ्यूचर है वो कॉमन है। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग देखें तो हमारा फ्यूचर क्या है, वो काफ़ी कॉमन है। अगर हम रिसोर्सेस को अभी अगर डिप्लेशन से नहीं रोका गया तो हमारा जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे डायनासोर हो गए तो ऐसा टाइम ऐसा भी आएगा कि हम ह्यूमन इतने एडवांस होने के बाद, टेक्नोलॉजिकली रिच होने के बाद, स्किलफुल होने के बाद, नॉलेजेबल होने के बाद भी हम अपनी रिसोर्सेज को बचा नहीं पाए और अपना जो कह सकते हो कि वजूद है या अस्तित्व है उसे भी कहीं ना कहीं हम एक तरीके से जो बचाना चाहिए था वो हम नहीं बचा पाए। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप वॉज टेकन एट द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में करी गई थी 1992 में। ठीक है, देन आगे बढ़ लेंगे और देखेंगे दूसरी चीजों को। तो नाउ मूव टू दी अनदर पॉइंट एंड अब हम देखना है कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। कि अभी तक हमने सारे रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली, बट लैंड एज अ रिसोर्स कैसे काम करेगा ये देखना है।
जैसे कि हमें पता है कि जो लैंड है, जो हमारी अर्थ है, वो काम करता है कैसे कि हम कई सारे अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह भी वहीं पे ही बनाएंगे, और जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है सब कुछ हम कहाँ पे करते हैं, लैंड पर ही करते हैं। दैट मीन्स कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। क्या होगा, ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, सो इस बिहाफ पे हमें इसे नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन लैंड। जैसे कि हमने बात करी कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होंगी कहाँ होंगी, लैंड पर ही होंगी। कि अगर सपोज कि हम लोग एयरप्लेन्स भी उड़ा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं तो लैंड पर ही आएंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ऑन दी लैंड। देन इट सपोर्ट वेजिटेशन, जैसे वेजिटेशन को कवर करता है कि जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी कह सकते हो कि फॉरेस्ट कवर एरियाज होंगे, कहाँ होंगे, लैंड पर ही होंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में जानवर हो गए, हम ह्यूमंस भी एज एक एनिमल ही हैं कि हम भी इवॉल्व हुए हैं किसी चीज़ों से, तो दैट मीन्स कि हम भी हो गए। और वाइल्ड लाइफ कह लो, ह्यूमन लाइफ कह लो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब ऑल ओवर द अर्थ जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो कहाँ हो रही है, हमारे लैंड सरफेस पे। देन लैंड इज लिमिटेड बट मस्ट बी केयरफुली विद प्रॉपर प्लानिंग। मतलब कि हमने अभी देखा कि जो अगर हम वर्ल्ड मैप को कभी गौर से देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि 30% लैंड एरिया कहाँ है हमारा, साउथ में, और 70% माना जाता है वाटर बॉडी है, और 30% वाटर बॉडी है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, और 70% हमारा लैंड है। बट उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जैसे कि डिजर्टेड एरियाज होंगे, फिर कुछ एरियाज उसमें ऐसे आते हैं कि जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, कोल्ड डिजर्ट वगैरह होंगे। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमें वो पर्टिकुलर लैंड हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बिहाफ पे देखना पड़ता है कि हम एज अ लैंड को कहाँ पर रिसोर्स तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे डिजर्टेड एरिया है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को अगर हमें यूटिलाइज करना है तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को उसमें यूज कर सकते हैं। बट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे एग्रीकल्चर करना काफी मुश्किल काम रहेगा, और उसी तरह माउंटेनियस एरिया में भी वही सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से हमें यह डिपेंड करता है कि हम अपनी स्किल को, हम अपने नॉलेज को एज अ रिसोर्सेस कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक, रिलीफ वाइज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर इंडिया में, तो सबसे जरूरी अगर बात करें तो प्लेन्स का अगर एरिया देखेंगे तो कितना है, अप्रॉक्स 43% के आसपास। उसके बाद माउंटेनियस एरिया कितना है, 30% के आसपास। देन प्लेट्यूज एरिया जो होंगे वो अप्रॉक्स कितना पड़ता है हमारा, 27% के आसपास। अब जैसे कि हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा है कि जो प्लेट्यूज एरिया होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए, मिनरल्स के लिए। वो मिनरल का बेसिकली हब होता है। अब जैसे छोटा नागपुर प्लेटू वाला पार्ट है तो वहां पर भी क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि जो भी माउंटेन होंगे वहां पे भी मिनरल्स हैं, बट प्लेट्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें मिनरल रिच कहलाते हैं, और उन्हें वहां से एक्सट्रैक्ट करना भी काफी इजी होता है एज कंपेयर टू माउंटेनियस एरिया। ठीक है, अब जैसे सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जो भी चीजें हमको अगर करनी है, अगर एग्रीकल्चर करना है तो हम प्लेन एरिया में करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा, हम कोई भी एक्टिविटी होगी या फिर मान लो कि हमें प्लगिंग वगैरह करना है, कोई इक्विपमेंट यूज करने हैं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, तो भी हम इजीली वहां पे कर पाएंगे और लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। जब भी हम एग्रीकल्चर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो लार्ज एरिया कवर कर पाएंगे, और इंडस्ट्रीज वगैरह भी हम वहीं पर भी इजीली सेटअप कर पाएंगे। हालांकि आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा में हम कहीं पर भी कुछ भी बना सकते हैं, बट अगर माउंटेनियस एरिया में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होता है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। बट प्लेन एरिया में ये सारी चीजें काफी रिड्यूस हो जाती है। सोर्स ऑफ अ पेरेनियल रिवर। अब पेरेनियल रिवर का क्या मतलब है, रिवर दो तरह की होती है। पहली पेरेनियल, जो कि मतलब हर टाइम पूरे साल भर उसमें क्या होता है, पानी होता ही होता है। सेकेंड होती है सीजनल। सीजनल जैसे कि मान लेते हैं जो कि मानसून वगैरह पर डिपेंडेंट होती है, या फिर लोकल रेनफॉल जो होती है उस पर डिपेंडेंट होती है। और पेरेनियल की बात होती है तो इनमें ज्यादातर जो पानी होता है मानसून की वजह से तो आता ही आता है, बट जो ग्लेशियर होते हैं वो जब मेल्ट होते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं, जैसे गंगा रिवर हो गई, इंडस रिवर हो गई, सतलज रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, ये सारी की सारी कौन सी रिवर्स है, पेरेनियल रिवर कहलाती है। इसकी बात हम कर ही चुके हैं प्लेट्यूज के बारे में कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स वगैरह यहाँ पे हमको इजिली मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। देन अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे कि भाई लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लैंड यूटिलाइजेशन।
लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, कि भाई कौन कौन से पर्पस में आराम से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, फॉरेस्टेड एरिया होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लैंड कवर विद नेचुरल प्लांटेड फॉरेस्ट, जैसे कि अब जैसे कोई भी फॉरेस्ट होगा, अगर हम एज अ ह्यूमन अगर बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट नेचर क्या करता है, ये काम बहुत सारे सालों में करता है और अच्छी तरीके से करता है। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर हम देखेंगे तो नेचर जो होता है हर चीज़ को एक बैलेंस फॉर्म में उसने बना के रखा हुआ है। अगर हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को डिप्लेट करते हैं, डैट मीन्स कि उनका ओवर यूज करने लग जाते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचने की जरूरत होती है। तो वही कहने का मतलब है लैंड कवर्ड विद नेचुरल और प्लांटेड फॉरेस्ट जो होंगे, मतलब प्लांटेड वेजिटेशन जो होगी उसे हम लोग फॉरेस्ट बोल देते हैं। ये भी क्या है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि भाई लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए मतलब अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे बैरन लैंड है, और जिसे कि हम लोग वेस्ट लैंड भी बोलते हैं। बैरन लैंड का मतलब ही यही होता है कि वो किसी भी पर्पज से यूज ना करी जा सके। ठीक, बट हम आज के टाइम पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू कुछ चीज़ों को यूज कर पाते हैं, बट रादर देन अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम यूज आज भी नहीं कर पा रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में कैसे हो पाएगा, सपोज कि हम वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, देन रोड्स वगैरह, फैक्ट्रीज और भी तमाम सारी चीज़ें जो भी हम अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हम वहाँ पर कर सकते हैं। अदर कल्टिवेटेड लैंड और एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब कि जैसे पड़ती जमीन जिसको बोलते हैं, जो कि वेस्ट लैंड बेसिकली जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो होती है, यहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह होगा, जैसे कि एनिमल्स के लिए छोड़ दी जाती है कुछ चीज़ें, तो वो उसे यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड दी ग्रूव्स, की तमाम सारे जो लैंड एरियाज ऐसे होंगे जहां पे मिक्स टाइप की हमें वेजिटेशन दिखाई पड़ती है। ठीक, कल्चरेबल वेस्ट लैंड अनयूज फॉर मोर देन 5 ईयर, मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज होंगे कल्चरेबल लैंड जो होगा कि 5 साल से या फिर उससे ज्यादा टाइम तक का भी वो कहीं ना कहीं वेस्ट लैंड के अंडर भी वो कंसिडर किए जाते हैं। फैलो लैंड की बात हो रही है कि करंट फैलो अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर और लेस, मतलब कि 1 साल के लिए छोड़ दी जाएगी या फिर उससे कम टाइम के लिए भी। अदर देन करंट फैलो मतलब कल्टिवेटेड एरिया फॉर 1 to 5 ईयर, मतलब जो भी अनकल्टिवेटेड एरिया होगा अप्रॉक्स 1 से 5 ईयर के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी फैलो लैंड्स की बात होती है। ठीक है, देन आगे थोड़ा सा मूव कर लेंगे कि नेट शोन एरिया क्या होता है। ठीक, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई नेट शोन एरिया क्या है, सब कुछ समझेंगे आराम से, लेकिन अगर 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाए तो आपको इसकी प्रॉपर डिफिनीशन पता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज देख ली हुई है, नेट शोन एरिया का क्या मतलब है, ये डायरेक्टली देख लो आप कि जो नेट शोन एरिया रिफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ अ लैंड। सपोज कि कोई भी पर्टिकुलर लैंड है और उसका टोटल एरिया की बात हो रही है, फिर दैट इज कल्टिवेटेड एंड शोन विद द क्रॉप एटलीस्ट वंस इन अ सिंगल एग्रीकल्चर ईयर। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया ऐसा होगा लैंड का जहां पर 1 साल के लिए वहां पर एग्रीकल्चर करी जाती है, या फिर उसमें यह दिखाया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप वगैरह उगाई गई है। ठीक, इसी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आके हम अपने टॉपिक में पहले देख लें कि एक्चुअल लैंड वेयर क्रॉप्स आर शोन एंड हार्वेस्टेड, मतलब कि जहां पे क्रॉप्स वगैरह को लगाया जा रहा है और काटा जा रहा है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या मतलब है, अगर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेट शोन एरिया को इंक्लूड करते हैं, देन एरिया शोन मोर देन वंस इन अ ईयर, मतलब कि जो टोटल एरिया था हमारा और 1 साल के अंडर में हमने जितने एरिया को कल्टीवेटेड में दिखाया उसके अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया हमें दिख जाएगा। हाउ इज लैंड बीइंग यूज्ड, कि मैन मेड के लिए यूज करते हैं, देन इंडस्ट्रीज हो गया, ग्रासलैंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे, देन प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, वो मतलब कि मल्टीपल यूजेस के तरीके हम उनको इजीली यूज कर पाएंगे। फिर एयर रूट्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गए, मतलब कहने का ये है कि सारी की सारी चीजें जो भी होंगी कहाँ होंगी, वो पर्टिकुलर किसी न किसी लैंड एरिया पे ही हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज हम वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे लिए यूजफुल। ठीक है, जनरल लैंड यूज कैटेगरी है 1960 और 61 का ये डेटा है, हमारी जो बुक में लिखा हुआ है हमने डायरेक्ट उसको लिया है, बट कई जगह अपडेटेड मिलेंगे, फिर कभी उसको डिस्कस कर लिया जाएगा एक बार करंट अफेयर्स की क्लास में या कुछ भी करके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉरेस्टेड एरिया कितना है, ये पूरा डेटा है, हमको एक बार देखना पड़ेगा कि 18% के आसपास। ठीक है, जो फॉरेस्टेड एरिया था वो अप्रॉक्स 18% के आसपास, बाकी ये पूरे डेटा है, फिर ये बैरन आइलैंड, बैरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड का होगा।
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, और एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री एंड क्रॉप्स की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, जो कि 2017 में ये डेटा लिया गया था, उसी के बिहाफ पे सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड की अगर बात करें, फिर फॉलो अदर देन द करंट फैलो, फिर करंट फैलो और नेट शोन एरिया, इसकी जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, ये है बेसिकली क्या, नेट शोन एरिया, जो कि इस डेटा के हिसाब से उसे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है, लैंड यूज पैटर्न कैसा है हमारे इंडिया में, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए लैंड यूज पैटर्न को तो समझेंगे। अगर हमें पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे, और जब प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को एज अ रिसोर्स कभी प्रॉपर ढंग से यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि फिजिकल फैक्टर्स हमारे पास कैसे हैं, कि कहीं पे हमने देखा ओशन है, कहीं पे प्रॉपर रिवर्स हैं, कोई एरिया वेस्ट लैंड में होगा, कोई बैरन लैंड में होगा, कहीं पे डिजर्टेड एरिया है, कहीं पे हिली एरियाज हैं, कहीं पे प्लेट्यू रीजन है, या फिर कहीं पे माउंटेनियस एरियाज हैं। तो ये सब चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टोपोग्राफी आती है, हमें टोपोग्राफी को समझना पड़ता है। कहीं अगर इंडस्ट्रीज लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोपोग्राफी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन क्लाइमेट की बात हो रही है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट अगर हमें नहीं पता है तो हम वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें वहाँ का वेदर या क्लाइमेट ही नहीं अलाउ करेगा उन चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, फिर सॉइल टाइप, कि भाई कहीं पे भी होगा तो लैंड एरिया पे सॉइल तो होती ही होती है। जब सॉइल भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, मान लो कि लूज सॉइल है या वहाँ पे कुछ इस तरह की सॉइल है कि वहाँ लगातार कहीं ना कहीं लीचिंग हो रही है वहाँ पे, या फिर वो किसी मतलब कह सकते हो कि अनस्टेबल है सॉइल, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें सर्वेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें ये सारे फैक्टर हमें अलाउ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक, लैंड यूज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ह्यूमन फैक्टर, कि भाई किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर ह्यूमन फैक्टर देखेंगे तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, कि लोग एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब एक अगर किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर के हिसाब से निकाली जाती है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है कि मान लो कि ये हमने देखा एक गाँव है, ठीक, तो यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, इस तरह से मान लो, इस तरह धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग रहे, और एक गांव ऐसा है कुछ लोग यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। दैट मीन्स कि लैंड जो डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस विलेज। तो वही कहने का मतलब है किसी भी एरिया में लोग किस तरह से रह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कितने उनकी पॉपुलेशन है और कितने सारे लोग किसी एक एरिया में रह रहे हैं और उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर लेवल ऑफ अ टेक्नोलॉजी, कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, तो क्या हम अगर खुरपी और फावड़ा लेके एग्रीकल्चर करेंगे तो कितने दिन चल पाएगी, और वही जगह हम किसी मशीन को इस्तेमाल करें तो हमारे पास ज़्यादा हो पाएगी। जैसे कि प्रेरी वाला रीजन हो गया, डाउन्स रीजन हो गए, पंपास रीजन हो गए, तो ये ऐसे मेजर ग्रासलैंड हैं जहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और इक्विपमेंट बहुत बड़े बड़े यूज़ करे जाते हैं। और अपने यहाँ क्या होता है, लैंड एरियाज काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, सपोज की घर में कई सारी फैमिलीज हैं या फिर कई सारे ब्रदर्स हैं, तो उनमें तमाम सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, और वहाँ पे क्या होगा, लैंड एरियाज जो होंगे, जो कल्टिवेटेड एरिया कह लो या फिर एग्रीकल्चरल लैंड कह लो, वो काफ़ी बड़े बड़े हमको देखने को मिलेंगे। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, की किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कल्चर और वहाँ का ट्रेडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ की किसी भी सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, देन इसकी हम बात कर लें कि हमारा जो टोटल एरिया है कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारे लैंड एरिया, किसका, टोटल जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें हमारे इंडिया का। लैंड यूज डेटा अगर की हम बात करें तो अवेलेबल फॉर अबाउट 93% ऑफ टोटल एरिया, कि जो भी टोटल एरिया था उसका अप्रॉक्स 93% ये। रीजन फॉर इनकम्प्लीट डेटा क्या है कि लैंड यूज रिपोर्टिंग नॉट फुली डन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम। अब वहां पे क्यों है, उसका रीजन ये भी है कि हिली एरिया ज्यादा है और कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई अगर इशू होगा उस वजह से भी नहीं हो पाता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी डेटा है वो पूरी जगह, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो उतना अच्छे से नहीं अभी सर्वेज वगैरह हो पाए। बट आज के टाइम पे क्या है,
रडार वगैरह यूज़ करे जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास एडवांस टूल्स एंड टेक्निक की वजह से हम उन चीज़ों को अच्छे से कंसीडर कर पाते हैं। फिर सम एरियाज एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान एंड चाहिए, वो बेसिकली कुछ इश्यूज हो सकते हैं हमारे दूसरे नेशन के साथ, इस वजह से भी हम वहाँ पे इन चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेंगे। अब परमानेंट पास्चर और नेट शोन एरिया क्या है, वही हमने जैसे अभी बात करी थी कि नेट शोन एरिया क्या था, कि रिफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ अ लैंड दैट इज कल्टिवेटेड देन शोन विद क्रॉप एटलीस्ट वंस इन अ सिंगल एग्रीकल्चर ईयर की बात करी थी। ठीक है, परमानेंट पास्चर लैंड इज डिक्रीजिंग इन इंडिया। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज बन रही हैं और रेसिडेंशियल एरियाज आज के टाइम में काफी ज्यादा है, इस वजह से जो परमानेंट पास्चर लैंड थे वो कहीं ना कहीं लगातार डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक, डिस्पाइट दिस इंडिया सपोर्ट द ह्यूज कैटल पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ ग्रेजिंग के लिए जो एनिमल्स वगैरह होते थे उनकी भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है। तो उससे क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग वगैरह भी जब एनिमल्स होंगे उसकी वजह से क्या होगी, ओवर ग्रेजिंग वगैरह भी हो जाती है। तो कहने का मतलब वही है, वही हमने बात करी, दिस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि हम ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं किससे, एनिमल से। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास जो लिमिटेड पास्चर वगैरह एरिया लैंड होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे अब जब ओवर ग्रेज हो जाएगी तो जो वहाँ की सॉइल होगी वो भी कहीं ना कहीं इरोड होने लगेगी। तो दैट मीन्स कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। फिर यूज ऑफ अ क्रॉप रिड्यूस एंड रेसिड्यूज एंड फॉडर क्रॉप, कि उन क्रॉप को हम फॉडर क्रॉप के तरीके भी तमाम सारी चीज़ों के लिए उनको करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन चीज़ों के, ये देख लेते हैं। ओवर ग्रेजिंग लेड्स टू द लैंड डिग्रेडेशन। अभी हमने बात करी कि जो भी मान लो कि एनिमल्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ग्रासेस वगैरह होंगी या छोटे मोटे वेजिटेशन होंगे, अगर उनको ओवर ग्रेज कर जाएंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि वहाँ की जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं उसकी जो पकड़ थी अब वहाँ पे लूज हो जाएगी। तो जो भी वेदर रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि सनलाइट हो गया, वो लीचिंग करेगी, फिर उसके बाद वाटर आएगा, फिर विंड होगी, तो ये वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर होगा, जो भी वहाँ पे वेदर पैटर्न होगा, क्लाइमेट होगा, वो उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा और धीरे धीरे वो जो सॉइल होगी कहीं ना कहीं टॉप लेयर इरोड हो जाएगी। अभी हम आगे सॉइल वाले को भी समझेंगे क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, किस तरह की सॉइल होती है और हमें कैसे उसको अपनी कॉपी में आंसर करके फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। अब अगर सॉइल इरोड हो जाएगी तो क्या होगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है और जो प्लांटेशन वगैरह करने की या फिर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, तो वो क्या होगा, जब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, जब लैंड फर्टाइल ही नहीं है, उसमें जो हमें ह्यूमस वगैरह कह लो, नाइट्रोजन कह लो, फॉस्फोरस कह लो, या फिर और भी कई जो मिनरल्स होते हैं वो हमें चाहिए, अगर वही सॉइल में नहीं है तो क्या होगा, लैंड उसकी सॉइल की फर्टिलिटी यूज हो जाएगी, दैट मीन लैंड फर्टाइल नहीं रहेगा और वहां पे कोई भी वेजिटेशन कवर कभी भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अदर देन करंट फैलो लैंड की क्या हो रही है, मोस्टली ऑफ अ पुअर सॉइल क्वालिटी, मतलब कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या है, काफी पुअर है। हाई कॉस्ट ऑफ अ कल्टीवेशन, कि भाई कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, कल्टीवेटेड ओनली वंस और ट्वाइस इन 2 to 3 years, मतलब जो भी कल्टीवेशन करना है वो 2 से 3 साल के बीच में हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ दीज लैंड्स आर इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, तब क्या होगा, तो एनएसए बिकम्स अबाउट 54% ऑफ अ टोटल एरिया रिपोर्टिंग इन इंडिया की। एक सेकेंड, वही हमने बात करी कि अगर हम क्या करेंगे इन चीज़ों पे, अगर अभी से हमने ध्यान नहीं दिया तो कहीं आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं बेसिकली। तो नाउ इफ दीज लैंड्स आर इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, मतलब एनएसए में अगर इन लैंड एरियाज को इंक्लूड कर लिया जाए तब क्या होगा, हमें ये देखना है। एनएसए बिकम्स अबाउट 54%, अभी तक जो हमारा कम एरिया हम लोग देख रहे थे वो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया इन इंडिया। अब स्टेट वाइड वेरिएशन ये देख लेते हैं कि कहां पे नेट शोन एरिया ज्यादा है और कहां पे नेट शोन एरिया काफी कम है। ठीक, तो नेट शोन एरिया अगर हाई की बात करें ओवर 80%, तो कहां पे ज्यादा होगा, जैसे हमें पता था प्लेन एरियाज में वो ज्यादा होगा। प्लेन एरियाज में कौन कौन से आते हैं, यूपी हो सकता है,
पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार वाले एरिया हो गया, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं ये सारे ज्यादा दिखेंगे। बट पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे नेट शोन एरिया काफी ज्यादा है, और यहीं से ही आपको अगर पता हो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में यहीं से ही शुरू किया गया था। फिर वेरी लो अगर हम देखें लेस देन 10%, तो अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब यहां पे कम क्यों है ये आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे हिली एरियाज ज्यादा है। अंडमान एंड निकोबार में ये बेसिकली कोरल आइलैंड और आइलैंड है माउंट, ये बेसिकली बोला ये जाता है कि हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि म्यांमार के आसपास जिसे बोलते हैं ना अराकान योमा, तो बेसिकली वही माउंटेन्स हम जब ओशन में जाएंगे तो हमें वही मिलते हैं। तो कुछ आइलैंड जो होंगे इसमें कोरल होंगे और कुछ कहीं ना कहीं माउंटेनस के ही सबमर्जेंट वाले पार्ट हैं। तो बेसिकली इन्हीं की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे हिली रीजन है और कहीं ना कहीं ये आइलैंड का पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक, देन आगे बढ़ रहे, अब फॉरेस्ट एरिया, वेस्ट लैंड एंड लैंड डिग्रेडेशन क्या है हम ये जानेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर इंडिया में अगर हम बात करें तो जो डिजायर्ड फॉरेस्ट कवर एरिया था अप्रॉक्स 33%, उससे भी काफी कम है। हमने देखा ना कि काफी 33% ये होना चाहिए, कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 वाली, बट अभी हाल ही में फिर रिवाइज करी गई थी, बट एज कंपेयर टू पहले से अगर हम देखें तो तमाम सारे डेटा को अभी भी सही तरीके से नहीं रखा गया है। तो 33% ये पहले बताया गया था जो कि 52 में आई थी। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि अगर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस हमें करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ पे बैलेंस फॉर्म में रहे सारी चीजें, तो हमें चीजों को प्रॉपर वे में हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, हर चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन अ फॉरेस्ट ऑन देयर लिवलीहुड, की बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी कहीं ना कहीं फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, या फिर कह लो कि गांवों में रहते हैं, तो उनकी जो लिवलीहुड है, उनका जो जीवन यापन है कहीं ना कहीं उन्हीं फॉरेस्टेड एरियाज से हमेशा उसी पर ही डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, देन वेस्टलैंड की हमने अगर देखा कि अगर इंक्लूड कर लिया था कि रॉकी एरियाज हो गए, एरिड एंड डिजर्टेड रीजन हो गए, इनको अगर यूज किया जाए तो लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स इन इंक्लूड, जैसे सेटलमेंट हो गया, रोड एंड रेलवेज हो गए और इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, इनकी बेसिकली एक रिव्यू मतलब बेसिकली बात करी गई ताकि इन चीज़ों पे भी हम कहीं ना कहीं उनको इंक्लूडेड कर सकें। ठीक, देन लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूअस एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, कि हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं लैंड को, या फिर बेसिकली कह सकते हो कि बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि चीज़ों को प्रॉपर वे से मैनेज ना कर पाना। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ अ लैंड डिग्रेडेशन क्या होगा कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, पहली चीज तो। देन सेकंड वन इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक सॉइल इरोजन हो गया, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन अ सॉइल हो गया, तो ये सारी चीजें हमें लैंड डिग्रेडेशन अगर हो जाएगा तो ये सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेंगे। और सॉइल जो होता है, लैंड होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए या फिर उस पर उस चीज़ को सेटअप करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे आपने कभी देखा होगा जब कभी जोशीमठ वगैरह गए होंगे उत्तराखंड या फिर हिमाचल वगैरह आगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे क्या है वो क्या बोलते हैं लैंड स्लाइड ज़्यादा होता है। उसका रीज़न पहली चीज़ तो एक नेचुरल फेनोमेना है, और दूसरा ये कि हम ह्यूमंस जो हैं लिमिट से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि अनस्टेबल जोन है जो वहाँ की सॉइल है, अभी जैसे हिमालयास क्या है काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं, दैट मीन्स कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी मूव कर रही है बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, तो ये क्या है अनस्टेबल जोन होते हैं। और अगर यहाँ पे ज़्यादा ये सारी चीज़ें करी गई तो क्या होगा, सॉइल जो होगी हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या फिर यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कभी भी अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जब भी लैंडस्लाइड होती है तमाम सारा आपने देखा होगा कहीं घर के घर बह गए, होटल के होटल बह गए, तो ये सारी प्रॉब्लम हमेशा ही हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रहेंगी। ठीक, देन नेक्स्ट आगे बढ़ लेंगे, लैंड डिग्रेडेशन क्या है भाई। अभी हमने वही सारी चीज़ पढ़ी कि लैंड का या फिर सॉइल का कहीं ना कहीं डिग्रेड होना या फिर उसका बेकार होते चले जाना, एक तरीके से अगर देखा जाए। लैंड इज शेयर्ड विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, कि भाई ये ऐसी चीज़ है कि 10,000 साल पहले भी थी, मिलियंस ईयर पहले भी थी और मिलियंस ईयर बाद भी होगी अगर हमारी अर्थ सर्वाइव कर पाई हमारे जो हरकतें हैं उसके बावजूद। तो अबाउट 95% ऑफ बेसिक नीड्स जो होंगी, चाहे फूड कह लो, चाहे शेल्टर कह लो, चाहे क्लॉथिंग कह लो, हमें सब कहाँ मिलता है, लैंड पर ही मिलता है। दैट मीन्स कि लैंड इज अ एसेंशियल, लैंड इज अ इम्पॉर्टेंट
नेचुरल रिसोर्स फॉर दी ह्यूमंस एज वेल एज वाइल्ड लाइफ या फिर वेजिटेशन कह लो, कुछ भी कह सकते हो। सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज हम कहाँ कर रहे हैं? लैंड पर ही कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एक्सेलरेटेड लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि हमारी जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से जो लैंड होती है वो खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि हम जो वाटर वगैरह है इंडस्ट्रीज का डायरेक्टली भेज फेंक देते हैं या फिर लैंड पे कह लो, तो उसकी क्या होगी, जो नेचुरल कैपेसिटी थी या फिर जो उसमें मेन चीज़ें कैसे तो मिनरल्स वगैरह कह लो, वो कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से लैंड की जो सॉइल है या फिर सॉइल कह लो उसकी फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी। तो नेचुरल फोर्सेज आर ऑल्सो इंटेंसिफाइड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ों को काटते रहना। अभी भी तमाम सारी आपने न्यूज़ सुनी होगी, आई थिंक हैदराबाद वगैरह का, फिर अरावली का आपने न्यूज़ सुना होगा। तो उन तमाम सारी चीज़ों में क्या होता है कि जो जो फॉरेस्ट होंगे वो उन्हें बेसिकली क्या किया जाएगा, अगर जैसे अरावली की बात हुई कि 100 मीटर के जो नीचे होंगे सारे काट दिए जाएंगे। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, किसी भी पर्टिकुलर माउंटेन होगा उसके स्लोप पे आप देखो कि तमाम सारे वेजिटेशन होता है, तमाम सारे फॉरेस्टेड एरियाज होंगे। अगर उन्हें ही हटा दिया जाएगा दैट मीन्स कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा इंक्रीज होगा, और CO2 ज़्यादा इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा चीज़ें होने लगेंगी। तो ओवर ग्रेजिंग, वही हमने बात करी कि जो कैटल्स वगैरह होंगे या फिर जानवर वगैरह होंगे उन पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा चराई हो जाती है। भाई माइनिंग कह लो, क्वेरिंग कह लो, कि किसी भी एरिया में माइनिंग अगर कर दिया जाए तो भी उससे लैंड वगैरह काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ओवर इरिगेशन, अभी तक क्या था, इरिगेशन करना, मतलब कि वहाँ पे सिंचाई वगैरह जिसे बोलते हैं, अगर ज़्यादा भी पानी अगर दे दो तो भी क्या होता है, जो वहाँ के सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में बह जाएंगे। तो दैट मीन्स कि उससे भी क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफ़ी इंपैक्टफुल होती है। फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वही हमने बात की, जैसे कि जो इम्प्योर वाटर होता है इंडस्ट्रीज वगैरह का वो फेंक दिया जाता है, जो स्मॉग वगैरह कह लो या फिर जो गैसेस वगैरह निकलती हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं ट्रीज में आएंगी, फिर लैंड पे आएंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं जो हमारी ही गलती की वजह से कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। ठीक, देन मूव करते हैं स्टेट वाइज एग्जाम्पल। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर लैंड डिग्रेडेशन का तो क्या होगा इसमें, फिर बाइंडिंग रिलेटेड अगर डिग्रेडेशन देखें तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों ने कल जैसे पढ़ा था इसमें पहले ही, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये ऐसे एरियाज हैं जो कि प्लेट्यू रीजन में आते हैं। अगर मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट छोड़ दें तो बाकी तीनों के एरियाज जो ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं किसमें आएंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है मेजर अगर हम बोले तो इसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जो माइनिंग करते हैं उसकी वजह से काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है उस पर्टिकुलर लैंड को। फिर ओवरग्रेज करना, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो यहाँ पे क्या है, कैटल्स वगैरह होंगे तो उसकी वजह से जो ओवरग्रेजिंग हो जाती है उनकी वजह से, तो ये कहना चाह रहा है। और ओवर इरिगेशन जैसे कि वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी हो जाती है। तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और पंजाब हरियाणा वाला रीजन, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता है वहाँ पे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वहीं से ही इमर्ज हुआ। तो पंजाब में सारी नदियाँ, जैसे हमें पता है कि 5 नदियाँ हैं पंजाब में, फिर यूपी में भी क्या है, गंगा, यमुना और भी कई सारी छोटी मोटी नदियाँ हैं अच्छी, जो हमें ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल है वहाँ पे क्या होगा, ओवर इरिगेट हो जाती है। कभी फ्लड आ गया या फिर कभी हमारी वजह से कोई ऐसी चीज़ हो गई या फिर कभी डैम वगैरह कोलैप्स हो गए, तो उनकी वजह से क्या होगा, जो मिनरल्स हैं, जो सॉइल है, मेन सॉइल होती है जिसे हम उपजाऊ कह लें या फर्टाइल कह लें, वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएगी। फिर इंडस्ट्रियल कॉसेस की बात करें कि जो डस्ट उड़ती है, सीमेंटर वगैरह कह लो, या फिर सिरेमिक इंडस्ट्रीज रिड्यूस, अभी हमने जैसे बात करी इन्फिल्ट्रेशन, तो ये वाटर पॉल्यूट भी करेंगे, और वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर कहीं वाटर लॉग हो गया तो उससे भी तमाम सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सिमिलरली इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है हमारे चैप्टर में कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से लैंड ओवर ग्रेजिंग हो सकती है या फिर लैंड कह सकते हो डिग्रेड हो सकता है, बेसिकली उस पर इम्पैक्ट डाला गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेंगे थोड़ा कंजर्वेशन क्या हो सकते हैं। अब जो भी इसमें हमने निगेटिव पॉइंट देखे थे उन्हें अगर हम बेटर कर लें तो हमारे लिए वो कंजर्वेशन का पार्ट बन जाएंगे। अब जैसे कि हमने ओवरग्रेजिंग वाला देखा तो ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल कर लिया तो वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो तमाम सारे चीज़ें हमें ये भी देखना है कि हम आंसर को कैसे लिख सकते हैं, आंसर को कैसे फ्रेम आउट करना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे अगर पॉजिटिव पॉइंट है उनको अगर हम बैलेंस करके लिखें तो निगेटिव में हो सकते हैं, और अगर निगेटिव वाले भी हैं तो हम उन्हें पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। तो अगर डिफॉरेस्टेशन था तो हम क्या करेंगे, अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं तो भाई पेड़ पौधे लगा दो, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो आप एफॉरेस्टेशन कर दो। तो ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के मेथड्स होते हैं। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, वही हमने बात करी कि ओवर ग्रेजिंग था तो हम मैनेजमेंट कर लें ग्रेजिंग के लिए। ठीक, फिर कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग,
प्लांटिंग शेल्टर बेड्स, अभी सारी इमेजेस हैं, हम उस पर भी देख लेंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ अ सैंड ड्यून यूजिंग थॉर्नी ब्रशर और एरिड एरियाज में, कि जो एरिड एरियाज में भी उनसे भी हम ये सारी तमाम सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्ट लैंड का। रेगुलेटिंग माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं उन्हें पे पर भी कंट्रोल करना और उन्हें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना। फिर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस, कि जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उन्हें थोड़ा सा साफ सुथरा करके तब हम कहीं पर रिलीज करें, ताकि हमारा जो लैंड एरियाज है या बेसिकली सॉइल है वो भी हमारी बची रहे, और हमारा जो वाटर पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, जैसे कि मेजर हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सबसे पॉल्यूटेड होती है कानपुर में, तो दैट मीन्स कि हम अगर इन चीज़ों को संभाल के अगर ध्यान दे लें तो कहीं ना कहीं हम उन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्टफुल हो रहे हैं। ठीक है, देन मूव कर लेंगे अब सॉइल एज अ रिसोर्स। अब पहले बेसिकली कुछ इमेजेस थी उन पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये हमने बात करी कि शेल्टर बर्ड्स वगैरह देख लिया, ये कंटूर मतलब टेरेस फार्मिंग हो गई, कि इस तरह की चीज़ों को हिली एरियाज में काफ़ी सही तरीके से किया जाता है। फिर ये गली इरोजन हो गया, कि गली इरोजन क्या होता है, फिर रिवाइंस क्या होती है इन चंबल्स की, ये सारी चीज़ें अभी हम कहीं ना कहीं आगे जब सॉइल इरोजन पे बात करेंगे तो इसे भी अभी देख लेंगे कि सॉइल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या है, मेजर सॉइल एरियाज क्या है हमारी कंट्री में। ठीक है, फिर सॉइल का टॉप लेयर क्या होता है, सॉइल एजेंट्स क्या है, बेसिकली कैसे फॉर्म होती है और कैसे इरोड होती है, ये सारी चीज़ें भी। फिर कंजर्वेशन वगैरह देख ले, भाई हमने बात करी कि ट्रीटिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, कि उन तरह की चीज़ों को कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपनी सॉइल एज अ रिसोर्स पे की, कि भाई सॉइल जो है हमारा काइंड ऑफ अ कैसा रिसोर्स है। ठीक, तो भाई अभी तक सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, लैंड कैसा रिसोर्स होता है, रिसोर्सेस कैसे होते हैं, तमाम सारी चीज़ें हो गई। बट अब बात आती है कि सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स कैसे काम करता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे क्लासिफिकेशन होंगे उसके, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कह लो। ठीक, कि क्या है कि पहली चीज़ तो रिन्यू होती रहती है, कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसे फॉर्म होने में, और कहीं ना कहीं अगर कहीं से इरोड हो रही है बेसिकली सॉइल, तो कहीं पे जाके बेसिकली डिपॉजिट भी हो रही होगी। ठीक, तो सॉइल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम कह रहे हैं। इट इज अ मीडियम ऑफ अ प्लांट ग्रोथ, कि भाई प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सॉइल ही है। अगर सॉइल ही प्रॉपर अच्छे से नहीं होगी तो वो चीज़ें कैसे प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएंगी, कोई भी वेजिटेशन हो पाएगा। दैट मीन्स कि इन सब चीज़ों पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लैंड, और लैंड के ऊपर सॉइल, कि भाई बेसिकली दोनों टर्म ही एक ही है, लेकिन सॉइल जो है ये कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होता है, और उसी बेसिकली पे हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में लैंड दिखाई पड़ेगा। सॉइल सपोर्ट्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम सारी जो चीज़ें हैं, चाहे छोटे से कीट पतंग से ले लो, और चाहे कितने भी बड़े एनिमल ले लो, चाहे कितने भी बड़े प्लांट ले लो, कितने भी बड़े ट्रीज ले लो, जो कि हमें कह सकते हो रेडवुड सिकोया देखने को मिलता है, या फिर जो भी प्लांट वगैरह देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंड होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह की सॉइल, कि कैसे वहाँ पे उसके मिनरल्स हैं और कैसे वो हेल्प कर रही है उनकी ग्रोथ के लिए। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम बोला जाता है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वही हमने कहा कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, कि जो भी कोई मान लो माउंटेन्स है या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, जो धूप या फिर सनलाइट कह लो या फिर रिवर्स कह लो, जितने भी एजेंट्स वगैरह होते हैं पर्टिकुलर जगह से सॉइल को इरोड करते हैं अपने कह सकते हो उनके पास टूल्स होते हैं, अभी हम लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो सॉइल के पास जो भी एजेंट्स होंगे उनके पास टूल्स होंगे, जैसे कि ग्लेशियर हो गया, तो ग्लेशियर जब मूव करता है तो अपने साथ क्या करता है, एक सैंड पेपर की तरफ काम करता है, कि उसके पास जो भी छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर होंगे उसको एज अ सैंड पेपर करता है और इरोड करते चलता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे सॉइल वगैरह होगी वो इरोड हो जाती है, तो वो कहीं पे जाएगी तो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि कहीं से अगर इरोड होती है तो कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाके वो डिपॉजिट भी होती है। अब जैसे हमारी जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं, माउंटेनियस एरिया हो गया, प्लेन एरिया हो गया, वहाँ से जो भी सॉइल होगी, जो भी ऊपर के कंटेंट होंगे, उन्हें क्या करती है, उठाती है, सैंड सिल्ट क्ले इनको लेके जाती है, और बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, वहाँ पे सब मतलब डाल देती है, और उसी तरह से क्या है हमारे डेल्टाज बने हुए हैं और काफ़ी फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वाटर कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी उनकी अगर वाटर की क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है,
या फिर जैसे कि राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है एल्यूवियल सॉइल। ठीक, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम जस्ट सेंटीमीटर। अगर वही कहने का मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर को भी फॉर्म होने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इस सॉइल फॉर्मेशन में। तो फैक्टर्स क्या होंगे सॉइल फॉर्मेशन में, ये थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रिलीफ मैटर करता है कि पर्टिकुलर जगह का रिलीफ कैसा है, मतलब वहाँ पे फिजियोग्राफी कैसी, मतलब कि हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू रीजन है, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे ये बताती हैं कि पर्टिकुलर वहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हो पाएगी। पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक। पेरेंट रॉक मतलब कि उस पर्टिकुलर जो भी वहाँ पे सॉइल है उसकी पेरेंट रॉक कैसे है। अब पेरेंट रॉक की पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम लोग इस इमेज में देख लें कि टॉप सॉइल होती है और यही अपर सॉइल लेयर भी कहलाएगी। देन सब सॉइल वेदर्ड रॉक एंड सैंड से निकले। सब स्ट्रेटम होगा जो कि वेदर्ड पेरेंट या फिर रॉक मटेरियल होगा। उसके नीचे कहीं ना कहीं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक आती है। मतलब कि ये क्या है, लेयर बाय लेयर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होती रहती है, तो उसकी बात हो रही है। यही बेसिकली सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। पेरेंट रॉक, फिर वहां पे पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसा है ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर वहां पे क्लाइमेट सुटेबल है उन चीजों के लिए तो वो किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हेल्प करेंगे। ठीक, तो ये हो गई बात किसकी, हमारे क्लाइमेट की, किसी भी पर्टिकुलर हम कह सकते हो कि लैटिट्यूड कह लो उसकी बात। ठीक, देन वेजिटेशन एंड अदर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे हैं, वो कैसे इंपैक्ट डालना है किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी पे या फिर सॉइल के फॉर्मेशन पे कह सकते हैं। ठीक, फिर टाइम, अभी हमने देखा ना कि मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं किसी भी सॉइल को फॉर्म होने के लिए। तो जैसे हमने पढ़ा ना कि 1 सेंटीमीटर अगर सॉइल है तो उसे मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं सॉइल फॉर्म होने के लिए। ठीक, तो उसकी बात हो रही। तो बेसिकली ये क्या है फैक्टर्स, हमको जब सॉइल फॉर्मेशन को अगर हम पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में अगर जानेंगे तो हमें ये पता ही होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि एजेंट्स क्या होते हैं जो सॉइल के लिए, जो फॉर्मेशन के है उसके इंपॉर्टेंट के लिए। तो टेम्परेचर चेंज, वही बेसिकली कि सनलाइट होगी। अब जैसे कि डेज टाइम में क्या होगा, सनलाइट होती है, और रात में क्या होगा, सनलाइट चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और वो कह सकते हो कि फैलेगा भी और सिकुड़ेगा भी। ठीक है, बेसिक। और फिर रनिंग वाटर की अगर हम बात करें कि वहाँ पे अगर वाटर फ्लो कर रहा है, कोई रिवर है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम है, तो वो कैसा इंपैक्ट डाल रही है। विंड कैसे वहाँ पे नॉर्मल फ्लो हो रही है कि या फिर तेज हवाएं चल रही हैं, तो क्या करती हैं, जो विंड होगी वो भी अपने साथ उन जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे उनको भी होल्ड करके चलती है। अब जैसे आपने देखा हो ना कि आंधी वगैरह आती है, दैट मीन्स कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उसको भी कहीं से उठाती है और कहीं दूसरी जगह जाके कर देती है। अब जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारे घरों में भी जब गंदगी जम जाती है तो बेसिकली क्या है, वो भी तो सॉइल ही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हर जो भी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं मूव होते रहते हैं, हमारे साथ हो गया या फिर विंड हो गई, बेसिकली उसी के साथ बेसिकली मूव करते रहते हैं। फिर ग्लेशियर हो गए, जैसे हमने भी बताया कि लाइक अ सैंड पेपर काम करता है ग्लेशियर। डिकम्पोजर्स हो गए, केमिकल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस हो गई। फिर सॉइल कंपोजिशन क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ह्यूमस कंटेंट कितना है, या फिर इनऑर्गेनिक मैटर मटेरियल्स कितना है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमें सॉइल की फॉर्मेटी को, सॉइल के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसी वजह से हमको ये पता चल पाता है कि हमारा सॉइल का फॉर्म कैसे हुआ है या फिर कितने टाइम पहले हुआ है। ठीक, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल की अगर हम बात करें, जो अभी हमने देख रहे थे, फैक्टर्स और फॉर्मेशन क्या होंगे कि भाई जो भी हमारी सॉइल है उसके, अभी हमने पढ़ा ना फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए फैक्टर्स क्या होंगे और बेसिकली उसका कलर कैसा होगा। कलर ये जो डिसाइड होता है बेसिकली मिनरल्स की वजह से डिसाइड होता है। अभी जब हम पढ़ेंगे रेड सॉइल जो होती है, वहां पर क्या होगा कि सॉइल में आयरन कंटेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीजें हमें किस पे डिपेंड करती हैं, ये हमें ये बताती हैं कि सॉइल किसी भी एरिया में किस तरह फॉर्म हुई है, उसके फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस रहा है और कितना टाइम लगा है उसके फॉर्म होने में। देन उसकी थिकनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, कि एल्यूवियल सॉइल है कि ब्लैक सॉइल है, कि सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है कि कम है। अभी जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे ब्लैक सॉइल जो होती है वो काफ़ी जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि फट जाती है, तो वैसा हो जाता है उसमें, क्योंकि क्लेई होती है, जैसे क्ले नहीं सूखने के बाद एकदम से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वैसी होती है वो। अब जैसे वही हमने पढ़ा कि एज कैसी है, कितना टाइम लग गया। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, दैट मीन्स कि फिजिकल जो एजेंट्स हैं उन्होंने कैसे काम किया और उसमें केमिकली कैसे चीजें हैं, मतलब कि उसमें मिनरल्स कैसे हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अदर मिनरल्स के साथ। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ समझने की जरूरत पड़ती है। देन टॉप सॉइल लेयर, ये अभी हमने जैसे देख लिया पूरा का पूरा कि पहले टॉप सॉइल लेयर होगी, फिर सब सॉइल होगा, फिर सबस्ट्रेटम और उसके बाद पेरेंट और बेड रॉक।
ठीक है। अब बात आती है मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया के सामने, इंडिया में किस तरह की सॉइल मिलती है। तो ये प्रॉपर हमारा टॉपिक है और इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, आप उस हिसाब से इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो और सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप यहाँ से हेल्प लेके उसे अपने एग्जाम उसमें कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले सॉइल क्या होती है ये जान लो। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, हमने पढ़ा था अर्थ छोटे क्लासेस में कि अर्थ जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, देन कोर। तो हमें जो सॉइल जो मिलती है सबसे कहाँ होती है, हमारी क्रस्ट पे ही होती है। दैट मीन्स कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। ठीक है, उसके बारे में बात होती है। फिर इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ रॉक पार्टिकल, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल, एयर एंड वाटर। दैट मीन्स कि कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। अगर ये मिक्सचर नहीं होगा तो किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो फॉर्म ही नहीं होगा। तो हमें मिक्सचर ऑफ अ रॉक पार्टिकल, क्योंकि बनती कैसे है, जब रॉक्स इरोड होती हैं, जब माउंटेन्स इरोड होते हैं पर्टिकुलर जगह के, वो बेसिकली किससे बनते हैं, रॉकी स्ट्रक्चर होता है उनका। तो जब वो इरोड करेंगे तभी जाके वो बन पाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हमने ये बात करी कि ह्यूमस होगा, बेसिकली नाइट्रोजन हो सकता है, फिर और तमाम सारे मिनरल्स हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर मिनरल्स, ये हमने बात करी। एयर और वाटर ये भी डिसाइड करते हैं कि उस सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे होगी और सॉइल कैसे फॉर्म होगी। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पता चल पाती। सॉइल इज फॉर्म थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। हमने वही पढ़ा था ना कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर बन जाते हैं बनने में। वेदरिंग ऑफ अ रॉक एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स, कि वेदर्ड मटेरियल होते हैं और इनके डिकम्पोजन, जो भी डिकम्पोजिशन होता है, एनिमल्स का कह लो, वाइल्ड लाइफ का कह लो, या फिर जो भी प्लांट वगैरह हो गया इनका कह लो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अ सॉइल क्या है ये हम जान लें। इट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कि भाई जो प्लांट की ग्रोथ होती है इसी पे ही डिपेंड करती है। बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बेसिक नीड है हमारे एग्रीकल्चर। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा कहाँ होगा भाई, सॉइल की वजह से ही होगा, और सॉइल ही डिसाइड करेगी कैसी वहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। फिर हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, कि भाई जितने भी लोग होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, सब रहेंगे कहाँ पे, सॉइल पे रहेंगे। दैट मीन्स कि लैंड पर ही रहेंगे। ठीक है। हेल्प्स इन अ वाटर स्टोरेज, कि जो वाटर स्टोरेज होंगे वो सब भी चीज़ें कैसे होंगी, ये सॉइल ही डिसाइड करती है। अगर सॉइल अच्छी होगी तो उस तमाम चीज़ों को हेल्प करेगी, अगर सॉइल लूज होगी तो वाटर के साथ बह जाएगी। प्रोवाइड रॉ मटेरियल लाइक अ क्ले, अब क्या होगा, यही प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्रीज के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। दैट मीन्स कि सब कुछ जो भी हो रहा है हमारी सॉइल की वजह से हो रहा है। कहाँ हो रहा है, हमारे लैंड पर ही हो रहा है। तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, और किसके लिए एसेंशियल है, हमारी पूरी अर्थ के लिए। ठीक है, देन आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब देख लेंगे भाई इंडिया में जो मेजर सॉइल हमने अभी देखी कि अभी तो सारी प्रोसेस हो गई भाई सॉइल के फॉर्मेशन को लेके। अब बात आती है कि सॉइल के क्लासिफिकेशन कैसे हैं। तो अभी तो क्या है, इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ अ सॉइल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ अ रिलीफ, क्लाइमेट एंड तमाम वेजिटेशन कह सकते हो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो। दैट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी देखा कि एजेंट्स कैसे काम कर रहे थे, फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल थे हमारे सॉइल के लिए, तो अब क्या होगा, पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, अलग अलग तरीके वेजिटेशन होता है और अलग अलग तरीके के फिजिकल रिलीफ फीचर्स हैं। तो उनके बिहाफ पे हमें किस तरह की सॉइल मिलती है ये देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें मेजर टाइप सॉइल हो इंडिया में क्या होगी, एल्यूवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल होती है और सबसे ज़्यादा इसी का ही परसेंटेज अगर हम देखें तो हमें इंडिया में मिलेगा। ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड इन सॉइल इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कहाँ कहाँ फाउंड होगी, नदर्न प्लेन में मिलेगी, हमें रिवर वैलीज में मिल जाएगी, और इसी की वजह से फॉर्म होता है क्या, डेल्टा। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें जहाँ भी डेल्टा होगा दैट मीन्स कि वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ही होगी। ठीक, फिर वेरी फर्टाइल होगी, क्यों, अभी हमने बात कर ली थी कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी सबसे ज़्यादा होती है, और किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, वीट के लिए है, राइस के लिए है, शुगर केन के लिए है और कॉटन के लिए। तो कॉटन के लिए एल्यूवियल सॉइल में भी होता है और ब्लैक सॉइल तो रिच होती ही है कॉटन के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो भाई राइस, शुगर केन और वीट, ये सॉइल ऐसी है कि इसके लिए सबसे बेस्ट होती है, और इसमें कहीं पर भी अगर वर्ल्ड में एल्यूवियल सॉइल मिल रही है दैट मीन्स कि
इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। किसमें रिच होती है ये भी देख लो भाई, पोटेशियम में, भाई बेसिकली पोटाश कह सकते हैं जिसको, और फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। कुछ अभी हमने बात करी थी जैसे कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सॉइल के लिए। अगर सॉइल में वो मिनरल हमें मिल रहे हैं दैट मीन्स कि वो सॉइल बहुत ही ज़्यादा रिच होगी उन मिनरल्स में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उसकी फर्टिलिटी भी वही मिनरल्स डिसाइड करते हैं कि कैसी उस सॉइल की फर्टिलिटी होगी। तो कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ती है हमारी एल्यूवियल सॉइल। जहाँ भी रिवर्स वगैरह होंगी आप इन चीज़ों को देख पाओगे इजीली, ठीक है। और देन ब्लैक सॉइल जिसे रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, और ये फॉर्म होती है बेसिकली किसकी वजह से, जब हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो क्या हुआ था, बेसाल्टिक लावा का फ्लो हुआ था हमारे गुजरात कह लो, महाराष्ट्र वाला रीजन कह लो। तो बेसिकली उसकी वजह से फॉर्म हुआ कि वो लेयर बाय लेयर पर जो भी लावा था वो जमा होता गया, और ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम क्या हुआ, उसका इरोजन हुआ, और आज के टाइम पे हमको वहां पे क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल दिखाई पड़ती है, ठीक है। फिर फॉर्म्ड बाय, वही हमने बात करी कि वॉल्केनिक रॉक है, क्योंकि वॉल्केनो की वजह से बनी है, लावा की वजह से बनी। फाउंड मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का कॉटन अगर उगना है तो भाई साहब किसमें होगा, कहीं ना कहीं हमें रेगुलर सॉइल जिसे चरनोजम भी बोलते हैं और ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। रिटेन मॉइस्चर अभी हमने देखा था, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होगी, मैग्नीशियम में रिच होगी और पोटाश में रिच होगी। ये पूरी लिस्ट मैंने आगे बना के दे दी है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ और डायग्राम के थ्रू, उनकी इमेजेस के थ्रू उन चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू उसको समझो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे रेड और येलो सॉइल पे कि भाई रेड सॉइल कैसे बनती है और येलो सॉइल वगैरह तमाम सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्म कैसे होगी, वेदरिंग ऑफ अ इग्नियस रॉक। तो जो भाई इग्नियस रॉक होती है, जब वो वेदरिंग होती है उसकी वजह से ये फॉर्म होती है। फाउंड कहाँ कहाँ होगी, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अब क्या होगा इसमें, क्या होता है, फर्टिलिटी उतनी खास नहीं होती है, तो बेसिकली लेस फर्टाइल होगी, बट इसका रेडिश कलर जो होता है आयरन कंटेंट की वजह से होता है। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले ही मैंने बताया कि जो रेड सॉइल है उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो रेड इन नेचर दिखाई पड़ती है, ठीक है। नीड फर्टिलाइजर अगर इसमें हम यूज कर लें तो ठीक ठाक तरीके से हम उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह किया जा सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं लेटराइट सॉइल क्या है। लेटराइट सॉइल है, क्या होता है, ये जो उस एरिया में फॉर्म होगी जहाँ पे रेनफॉल वगैरह बेसिकली ज्यादा होता है। तो फाउंड इन एरिया हैवी रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे ये सॉइल हमें दिखाई पड़ेगी, जैसे वेस्टर्न घाट हो गए, नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, और इसकी जो फर्टिलिटी क्या होती है, काफी लो फर्टाइल होती है। तो हमें जो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा बहुत मुश्किल हमें हो पाएगा। यूज किसमें करी जाती है, सबसे पहले टी के प्रोडक्शन के लिए, कॉफी के लिए और कैश्यू नट के लिए। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी भी पर्टिकुलर जगह की हमें सॉइल डिसाइड करती है, क्लाइमेट डिसाइड होता है कि वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा होगा, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करी जाएंगी। तो अभी हमने देखा कि वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे क्या है, टी का प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन और कैश्यू नट ज्यादा होता है। और हमें जैसे मालूम है जो कर्नाटक है, और यहाँ पे क्या होगा, कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है हमारे इंडिया में। और एक सीवेट कैट भी होती है जिसकी जो हमें बेसिकली वेस्टर्न घाट में ही मिलती है, और वहाँ पे उसकी बेसिकली जो पूप होती है उसकी, उसमें जो क्या होता है, पेड़ों पे जो कॉफी की बेरीज वगैरह होती है उनको खाती है, और जो उसके पेट में बेसिकली क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और जब वो पूप करती है तो उसी के साथ ही वो निकल जाती है। पर उसे जब क्या कहते हैं, हम लोग उसका साफ सफाई करते हैं, और वो काफ़ी महंगी भी होती है। तो बेसिकली सीवेट कैट होती है, और उसी की वजह से हमको वो कॉफ़ी काफ़ी, अब मे भी आपने अगर पी होगी तो बड़ा अच्छा लगा होगा, कभी ट्राई करेंगे या फिर यूट्यूब वगैरह पे देखने की कोशिश, थोड़ा सा अपने अंदर की इमेजिनेशन पावर को बिल्डअप करो और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देखा करो। तो कहने का मतलब यही है कि टी वगैरह ज़्यादा होता है, कॉफ़ी होता है और कैश्यू नट होता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसमें ब्रिक वगैरह जो होंगी उसके अगर बनानी है तो ब्रिक मेकिंग प्रोसेस में वो ज़्यादा सुटेबल होती है, ठीक। ये बेसिकली कुछ इस तरह से दिखती है कि हाई आयरन कंटेंट होता है, और कहीं ना कहीं कुछ रेडिश इन नेचर दिखाई पड़ेगी। रेड सॉइल, अगर एरिड सॉइल की हम बात करें, भाई एरिड सॉइल क्या होता है, कहाँ पाई जाएगी, ऐसी जगह पाई जाएगी जहाँ पे डिजर्टेड एरिया होगा, क्योंकि भाई उसका जो सॉइल है वो काफ़ी लूज पार्टिकल्स होंगे उसमें। तो दैट मीन्स कि डिजर्टेड रीजन ऑफ राजस्थान में सैंडी और सलाइन होती है, पहली चीज़ तो सैंड होता है, तो मतलब वही हमने पढ़ा कि काफ़ी लूज होती है। तो लो इन ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे हमें, और रिक्वायर इरिगेशन।
तो वही हमने पढ़ा ना कि जब पार्टिकल लूज हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमें इरिगेशन इसमें ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट होती है। सुटेबल फॉर अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। अब जैसे कि बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होती हैं जिसको कि कम पानी की ज़रूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमको इस रीजन में दिखाई पड़ जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं जो भी प्रोडक्शन होगा उनका यहीं पर ही हमको मिल जाएगा। ठीक। देन ये डिसर्टेड एरिड सॉइल कुछ ऐसे होगी, इस टेक्सचर में होती है क्योंकि वाटर नहीं है इस वजह से। अब बात आती है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की, कि भाई फॉरेस्ट एरिया में कैसे सॉइल होगी, या फिर माउंटेन सॉइल किसे कहते हैं। तो फाउंड इन हिली माउंटेनियस रीजन, ये अभी हमने देखा ना कि उसका नाम ही है, इस वजह से हमें उस पर्टिकुलर एरिया में वो फॉरेस्ट सॉइल हमको मिलेगी। तो रिच इन ह्यूमस, जो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट है सॉइल में वो ज़्यादा होता है। फर्टाइल इन वैली, अगर वैली रीजन है तो हमें वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा मिलेगी। क्यों? पहली चीज़ तो रिवर है, वो हमें वो प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पार्टिकल्स को ला रही है और डिपॉजिट कर रहा है एट द बैंक ऑफ इट्स, कह सकते हो रिवर जो भी हो गया, अपने बैंक पे वो डिपॉजिट करती है। ठीक है। गुड फॉर फ्रूट्स के लिए पहली चीज़, स्पाइसेस और टी प्लांटेशन के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। ये होगी, कोई भी माउंटेन होगा वो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे इस तरह की सॉइल देखने को मिल जाएगी। फिर पिटी और मार्शी सॉइल क्या होती है भाई, ये जान लो। फाउंड इन एरियाज वेयर हैवी रेनफॉल इन हाई ह्यूमिडिटी वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। मतलब क्या है कि वहाँ पे गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें हैवी रेनफॉल दिख रहा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है उस जगह पे। तो हमें क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में भी नमी है, सॉइल में भी नमी है, और पेड़ पौधों को ग्रो होने के लिए प्रॉपर ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है सॉइल में। अगर नहीं होगा वो पानी तो हमारा क्या, किसी का भी सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब मार्स पे भी हम क्यों ढूंढ रहे हैं पानी, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। दैट मीन्स कि पानी भाई सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। ठीक है। हाईली रिच किसमें होंगी, ऑर्गेनिक मैटर में, और ह्यूमस रिच होती है पहली चीज तो। फिर ऑर्गेनिक मैटर में गो इवन अप टू 50 to 40%। दे आर पुअर इन ड्रेनेज, की भाई ड्रेनेज जो होगा काफी पुअर होता है, और अकर्स वाइडली इन अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ बिहार, सदर्न पार्ट ऑफ अ उत्तराखंड एंड कोस्टल एरिया ऑफ अ वेस्ट बंगाल। ठीक है। उड़ीसा और तमिलनाडु में भी वो चीजें देखने को मिल जाएगी। और मेजर क्रॉप्स को क्या सपोर्ट करेगा, पैडी जिसे राइस बोलते हो, जूट हो गया, और अदर वाटर लविंग प्लांट जिनको की पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो पिटी और मार्शी सॉइल कुछ इस तरह से मिलती है, मतलब दलदली क्षेत्रों की जो सॉइल होती है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है। अब ये पूरा मैंने डाल दिया हुआ है पूरा, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हो तो इस पे देख लेना। ये सारी की सारी चीजें हैं, सॉइल की बेसिकली टाइप यहाँ पे दे दिया है। देन मेजर रीजन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे मिलती है, रिच किस में होती है, पुअर किस में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। और मेजर क्रॉप्स को सपोर्ट क्या कर रहा है, तो सारे की सारी बेसिकली लिस्ट में डाल दिया है। एक बार देख लेना, समझ लेना, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी वे में समझो। और पूरी एक लिस्ट है, आप लोग यहाँ पे आई होप कि अच्छे से एक बार समझ लोगे। ठीक है। ये पूरा मैंने इधर भी दे दिया है, एलुअल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट, रेड एंड येलो सॉइल का। और ये पूरा हो गया, ये है हमारे पास। अब सॉइल इरोजन पे चलेंगे। ये था एरिड, सलाइन, पेटियो मार्शी एंड फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल का। सारी की सारी इसमें चीज़ें किन किन चीज़ों में रिच होगी, किन किन चीज़ों में पुअर होगी, किन किन क्रॉप्स को सपोर्ट कर रही है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। आप चाहो तो डायरेक्टली इससे देख सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन आंसर के थ्रू जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। ठीक है। हर चीज़ समझने के लिए बेस्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक। देन सॉइल इरोजन है, सॉइल कंजर्वेशन क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई सॉइल इरोजन कैसे हो रहा था, कि सॉइल फॉर्म कैसे हो रही थी, फैक्टर क्या थे, एजेंट्स क्या थे, कितने टाइम हो रहा था बनने के लिए। बट अब सॉइल का इरोजन भी देख लो कैसे होगा, कि एजेंट्स थे वो मूव कर रहे थे, वेदरिंग हो रही थी, और कहीं पे इरोजन था और कहीं पे डिपोजिशन था। बट अब हमको उसे कंजर्व करने के तरीके भी देखने हैं। अगर कहीं पे इरोड हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के हो रही है या नेचुरली हो रही है, तो हमें क्या करना है, उसे कंजर्व भी करना पड़ता है। तो सॉइल इरोजन वियरिंग अवे, मतलब हमने अभी वही जाना ना कि वहां के जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, मूव हो जाएंगे। एंड वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल कवर, मतलब कि जो सॉइल का कवर है, टॉप लेयर, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगा। सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन यूजुअली अकर टुगेदर एंड रिमेन बैलेंस, मतलब कि पहले चीज तो फॉर्म भी साथ ही साथ होती है और इरोड भी होती चली जाती है। अगर कहीं पे फॉर्म हो रही होगी तो कहीं पे इरोड हो रही होगी। दैट मीन्स कि अभी हमने जाना ना, कहीं पे अगर इरोजन हो रहा है तो वो सॉइल पार्टिकल कहीं पे जाके डिपॉजिट भी तो हो रहे हैं,
तो वही कहने का मतलब है सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन यूजुअली अकर टुगेदर एंड रिमेन बैलेंस फॉर्म में रहता है। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब कहीं भी सत्यानाश हो रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस तो इन्वॉल्व ही है, तो दैट मीन्स कि भाई सुधर जाओ, अभी भी बहुत टाइम है, तुम भी और हम भी। तो लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। तो भैया इन तमाम सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अभी से खुद को जानो, और फ्यूचर में आप ही लोग आगे बढ़ोगे तो उन तमाम सारी चीज़ों पे अभी से पढ़ो, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने रिसोर्सेज को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल एजेंट हमने जैसे बात किया कि विंड होगा, वाटर होगा, ग्लेशियर होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, सॉइल के इरोजन के लिए कॉज, मतलब यही कॉजेज हैं, ठीक है। गली इरोजन क्या होता है, रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल इन अ क्लेई सॉइल। जब मतलब कोई भी रनिंग वाटर होता है, जब वो इतना तेजी से जाता है या फिर सॉइल के वहाँ के लूज पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, वो सॉइल को कहीं ना कहीं काटता चला जाता है और धीरे धीरे बेसिकली क्या होगा, ऐसे टाइप की गलीज बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह की गलीज बन जाएंगे और वाटर जो होगा यहाँ से मूव करता आगे चलता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा, लैंड अफेक्टेड बाय द गलीज बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब क्या है, हमें कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए था, हमें एक प्लेन एरिया चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, जब पार्टिकल लूज थे और सॉइल वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही थी, दैट मीन्स कि ये एरिया कैसे होता चला गया, ऐसे होता चला गया, क्योंकि यहाँ से जो वाटर मूव कर रहा था अब उसने क्या बना दी, गलीज वगैरह बना दी है। तो अब यहाँ पे जब पर्टिकुलर लैंड एरिया ही ऐसा नहीं है हमारे पास, तो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स। और इन द चंबल बेसिन में ये हमें बेस्ट एग्जांपल दिखाई पड़ता है इसका। बैड लैंड इज नोन एज रिवाइंस, जैसे बीहड़ बोलते हैं ना, बीहड़, चंबल के बीहड़ बड़े फेमस है, तो इसी वजह से फेमस है। तो चंबल रिवर जो है वो इसी तरीके की टोपोग्राफी क्रिएट करती जा रही है अपनी जो स्ट्रीम है बेसिकली उससे, ठीक है। कभी अभी इसमें शायद में भी हमने डाली हुई है फोटोज, आप देख लीजिएगा या फिर थोड़ा सा गूगल वगैरह भी करने की कोशिश किया करो। फिर क्या बात आती है, शीट इरोजन क्या होता है, वाटर फ्लो लाइक अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया एंड वॉश अवे द टॉप सॉइल। मतलब कि मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है ऐसा करके, तो वाटर जो है पूरा वहां पर फ्लो कर रहा होगा और जो सॉइल होगी ऊपर की, उसे बेसिकली जो टॉप लेयर होगी उसे पूरा का पूरा इरोड कर जाएगा, ठीक। विंड इरोजन, विंड ब्लो अवे लूज सॉइल, जो हमने अभी पढ़ा कि कहीं पे उड़ा के ले जा रही हो, कहीं पे डिपॉजिट भी कर रही हो चीजों को। डिफेक्टिंग फार्मिंग मेथड ऑल्सो क्रिएट अ सॉइल, कि हम जो मेथड यूज कर रहे थे फार्मिंग के वो कहीं ना कहीं काफी डिफेक्टिव थे, जो हमारे सॉइल को बेसिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर प्लगिंग अप एंड डाउन स्लोप फॉर्म चैनल एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन। तो अगर हम इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या होगा, इससे भी हमें सॉइल इरोजन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर काउंटर प्लगिंग हो गया, प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन स्लो डाउन द वाटर फ्लो एंड डी रिड्यूसेस इरोजन। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इरोजन भी देखेंगे और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को अगर कंजर्व करें तो हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा। फिर टेरेस कल्टीवेशन, स्टीप कट ऑन स्लोप एंड रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। तो इस तरह की जैसे सेंट्रल एयर हिमालयस में वगैरह ज़्यादा होगा, या फिर कभी आपने चाय के बागान वगैरह देखे होंगे सिक्किम वगैरह में, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, टेरेस फार्मिंग ही करी जाती है। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, लार्ज फील्ड होती है, डिवाइड करी जाती है इनटू स्ट्रिप में ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद ग्रासेस होंगी बिटवीन में क्रॉप्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए, जो विंड के फोर्सेस से वो कहने के जब बीच में हम लोग पेड़ लगा देंगे तो विंड को वो रोकने का बेसिकली काम करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स होंगी वो क्या होंगी, खराब नहीं होती। फिर शेल्टर बेड्स, रोज ऑफ अ ट्री प्लांटेड टू रिड्यूस विंड स्पीड एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सेम चीज़ें वैसे भी हैं, तो जैसे हमने अभी जाना तमाम सारी चीज़ें वैसे भी होती है कि विंड की स्पीड को बेसिकली स्लो करने के लिए। शेल्टर बेड हेल्प स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून एंड कंट्रोल डिजर्टेड एक्सपेंशन इन द वेस्टर्न इंडिया। अब जैसे हमारा क्या है, जो शेल्टर बेड्स वगैरह हैं वो हमारे डिजर्टेड एरिया को अंदर आने से रोकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो समटाइम्स क्या होगा, वो हमें काफ़ी उनका एक्सपेंशन जो है बेसिकली वो काफ़ी अंदर तक दिखाई पड़ेगा। देन आगे ये जैसे इमेजेस वगैरह थी ये हमने देख लिया, स्ट्रिप वगैरह वाली, ये हो गया हमारा टेरेस फार्मिंग वगैरह कह सकते हैं, ये शेल्टर बेड्स वगैरह, गली इरोजन हो गया, रिवाइंस वगैरह हो गई। और ये है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अब जो पूरी एक्सरसाइजेज है वो हम देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ अ लैंड डिग्रेडेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग या फिर ओवर इरिगेशन। तो क्या हो सकता है इसमें आंसर, आपको ये थोड़ा सा करना है, सॉल्व करने की जरूरत है, देखना कमेंट में इसके आंसर डालो, क्या बेस्ट हो सकते हैं ये आप देख लो। विन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस कल्टीवेशन क्या होंगे, ये है इसके ये ऑप्शन, इन्हें अटेम्प्ट करिए, उसमें डालिए। बाकी जैसे जैसे आप कमेंट करोगे उसके बाद
जो भी बेटर होगा इसका सही आंसर मैं उसी में मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक, देन ये हो गया नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल द मेन क्रॉप्स। अब बेसिकली ये क्वेश्चन थे, उनके क्या सुटेबल बेस्ट आंसर हो सकते हैं। अब जैसे ये मान लो कि 2 मार्क्स में था, तो 2 मार्क्स में हमें जो मेन पॉइंट्स लिखने हैं वो इतना सुटेबल, तो सेम पहले इस क्वेश्चन के लिए भी वही आंसर है। और व्हाट टाइप ऑफ अ सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टास, उसका भी आंसर ये है कि काफी हमें एलुवियल सॉइल मिलेगी, फर्टाइल सॉइल मिलेगी। देन व्हाट स्टेप कैन बी टेकन कंट्रोल सॉइल इरोजन, कि भाई सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हमको ये मेंशन करने। फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड फॉरेस्ट एरिया सिंस 1960 टू 61 में क्या क्या हमने मेजर वगैरह किए थे, क्या क्या हमें आज जरूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप एक बार पढ़ लेंगे, जो डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो भी होगा मैं वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में इजीली आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजप्शन कैसा होगा है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। दैट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तमाम जितने भी आंसर सुटेबल हो सकता था पॉइंट वाइज वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये था टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, और धीरे धीरे हम और भी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, और कोशिश यही रहेगी वन शॉट रिवीजन में हम इसे जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस पीपीटी को भी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी तैयारी को शॉर्ट में रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बनाया हुआ है, आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर लेना, और तमाम नई नई सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।